अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन टू माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट सेशन। ये मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया पॉडकास्ट सीरीज़ का और मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों को फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ डिफरेंट फील्ड्स से लोगों को बुलाऊं और मकसद यही होगा उनसे डिस्कशंस हों ऑन टॉपिक्स विच आर नॉट डिस्कस्ड वेरी ऑफ्टन ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स और अदरवाइज। मकसद यही है लोगों को एजुकेट किया जाए इन डिस्कशंस के थ्रू। And I'm very honored to have Dr. Ishtiaq Ahmed Saab as my very first guest. सर का मैं तारुफ क्या कर रहा हूँ, एवरीवन नोज हिम whoever is watching this podcast. आपकी जर्नी स्टार्ट हुई लाहौर से। आप एफसीसी कॉलेज में भी पढ़े, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी तालीम हासिल की। उसके बाद 1986 में आपने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हासिल की फ्रॉम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। करंटली आप प्रोफेसर एमराइटस हैं एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। आपने कुछ अर्सा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भी एज विजिटिंग प्रोफेसर गुजारा। आपने लम्स में कुछ अर्सा गुजारा और कुछ अर्सा अपने जीसीयू में भी गुजारा लाहौर में। सर ऑथर भी हैं, आपकी कई किताबें हैं जिनमें से कुछ ऐसी किताबें जिन्होंने काफ़ी तहलका मचाया, उनमें से पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, पार्टीशन पे जो आपने किताब लिखी था, पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, जिसका तर्जमा मेरे ख्याल उर्दू, हिंदी और गुरमुखी में भी किया गया। और उसके अलावा आपकी एक रिसेंटली किताब जिना पे भी आई है जो लास्ट ईयर शायद पब्लिश हुई थी। तो सर उसके अलावा आपको मैं चाहता था कि आप मेरे पहले गेस्ट इसलिए भी हों क्योंकि ऑन अ पर्सनल लेवल आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो काम है, जो आपकी सोच है और जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उनसे मैं पर्सनली भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे मज़ीद जो पाकिस्तान में जो यूथ है, जो लोग हैं, वो भी सुने और एजुकेट हों। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जेनरसली मुझे इंट्रोड्यूस किया है और थैंक यू सो मच। मैं भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी ये डिस्कशन हो। और देखें, प्रोसेस दुनिया में यही है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूं, जो आप सीखेंगे उससे उसको लोग आपसे आप उनसे शेयर करेंगे। ये है ऑल्टरनेटिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग नॉलेज। एक नॉलेज है जो खास प्रोजेक्ट के तौर पे स्टेट्स एस्टेब्लिश करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, बिजनेस कंपनीज करती हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को और अपने अपने आप को मैं कहता हूं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और वो पब्लिक गुड का होता है। तो उस स्पिरिट से ही हम आज की गुफ्तगू करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह सर। जी। सर तो वैसे तो पॉडकास्ट का फॉर्मेट काफ़ी कन्वर्सेशनल होता है कि दोनों तरफ से लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, जो कि जी। हम इसमें भी करेंगे बेशक। लेकिन क्योंकि आज आप आए हैं पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में, तो मैं चाहूँगा मैं माइक का कम से कम इस्तेमाल करूँ और मैं आपसे आपके व्यूज़ सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो सर स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपने जैसे अभी इसी नोट पे आपने बात की, यही लोगों को एजुकेट करने का और नॉलेज शेयरिंग के पॉइंट पे कि आपने क्योंकि पाकिस्तान में आपने अपनी अर्ली एजुकेशन वहीं हासिल की एंड देन इन द 80s शायद आप स्टॉकहोम गए थे स्वीडन में, इफ आई एम नहीं, नॉट मैं रॉन्ग। 73 में आ गया था। 73, जी। राइट। तो यानी आपने ज़िंदगी का अपना ज़्यादातर अरसा यू हैव स्पेंट इट आउटसाइड पाकिस्तान, और आपने दोनों, यानी आपने देन ऑब्वियसली आप सिंगापुर भी गए, तो आपने दुनिया के हर जगह पे देखा कि लोगों के वहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स कैसे हैं। जी। व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम देम, और यानी हम कैसे बेहतर, वेयर आर वी लैकिंग, व्हाट वुड यू हैव देखिए, टू से। एजुकेशन का मतलब एक तो होता है कि हर स्टेट जो है ना, एवरी स्टेट विदाउट एक्सेप्शन थ्रू द एजुकेशनल सिस्टम इम्पार्ट करती है ऐसे आइडियाज जिसकी बुनियाद पे सिटीजन्स की लॉयल्टी स्टेट क्लेम करती है। उसके अंदर एजुकेशन का रोल भी आ जाता है कि वाई पाकिस्तान इज योर होमलैंड, इसको डिफेंड करना, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी एस्पिरेशंस क्या हैं। ये पाकिस्तान भी करता है और इंडिया भी करता है और दुनिया की हर स्टेट करती है। तो ये एक नॉर्मल तरीका है एजुकेशन का। लेकिन एजुकेशन
के तर्ज बदले हैं। देखें, दुनिया में पुरानी एजुकेशन होती थी टू सबमिट टू सेक्रेड सोर्सेस, तो वो रिलीजियस एजुकेशन हर मजहब ने अपने तरीके से तैयार की, उनके प्रीस्ट होते थे, उनके स्कॉलर्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के अंदर साइंस ने एक और तरीके से यूनिवर्स को देखना शुरू किया, और इल्म का जो रिश्ता थियोलॉजी के साथ है वो अलग होता गया, और इल्म ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल आर्गुमेंट और एविडेंस बेस्ड नॉलेज क्रिएट होना शुरू हुआ, जिसमें से सोशल साइंस आई, जिसमें से लिटरेचर आया, यानी आज़ादी से आप अपने सोच शेयर कर सकें, अपनी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकें विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी डॉगमा, आप अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस कर सकें, ये लिटरेचर में आ गया। इस तरह ही आर्किटेक्चर में, पेंटिंग्स में, स्कल्पचर में आज़ादियाँ लोगों ने हासिल की। तो इल्म जिसको मतलब जो बुनियाद है मॉडर्न दौर की, वो तो वही है कि ठीक है, देयर कैन बी मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू, लेकिन आपके जो क्लेम्स हैं अगर वो वेरीफाइबल हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं एज ट्रूथ अंटिल दे आर प्रूवन रॉन्ग। तो मॉडर्न एजुकेशन मस्ट एनकरेज यू टू थिंक क्रिटिकली, नॉट डिस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली, बट क्रिटिकली, ताकि आप हर बात को मानना ना शुरू कर दें। हर बात को मानना जो है ये तो पाइटी का एक्ट है ना, और रिलीजन का हिस्सा है, और हर रिलीजन का हिस्सा है, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन वंस यू आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ थियोलॉजी एंड बिलीफ, and you are just free to use your mind and intellect, then you have to be intellectually alert. तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वेस्ट में, जो जहाँ पे आप लंदन में भी रहते हैं, जाहिर है यहाँ पे भी जो उनके हीरो हैं उनको तो बूस्ट ही किया जाता है ना। चर्चिल स्टिल, इतनी किताबें उसके हक में लिखी जाती हैं, सही बात है। व्हेन वी नो कि वो एक आर्च इंपीरियलिस्ट था, और उसके कई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। नॉट ऑल, कई उसकी बातें बड़ी विजडम की हैं। हर एक को एक ही कैटेगरी में डिस्ट्रॉय भी नहीं कर देना चाहिए, ना सेलिब्रेट करना चाहिए। वेरी 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 तो ट्रू। जिस तरह हीरोज को क्वीन के साथ लॉयल्टी अभी नजर आती है, ये एक है कि नहीं, कि देर आर सर्टेन एरियाज वे दे वुड नॉट आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में भी होता है तो आई फुली अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर वही तर्ज बन जाए कि कोई बात ही नहीं हो सकती, तो फिर तो चुप रहना ही है। वो जो फैज साहब कह गए हैं कि बोल, वो तो यही कह रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट करो, तुम इंक्वायर करो और क्वेश्चन करो। ये सोशलिस्ट ममालिक में भी नहीं हो सका, हालांकि सोवियत यूनियन ने और अब चाइना ने कितनी तरक्की की है फ्रॉम नोवेयर, लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट जो इंटेलेक्चुअल की नीड होती है वो वहां पे पूरी नहीं हुई। तो मॉडर्न एजुकेशन तो वही है जो आपको इतना आजाद कर दे कि आप क्वेश्चन कर सकें। अब क्वेश्चन ऐसे आप ना करें कि यू इनवाइट द ट्रबल, कोई बेहंगम सी बातें शुरू कर दें, गालियां देनी शुरू कर दें, तो दैट इज इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम। लेकिन पाकिस्तान की एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। मसलन मैंने जो अब जिना पे किताब लिखी है, मैं दो तीनों के एग्जाम, मेरी पंजाब किताब पार्टीशन वाली, इत्तेफाक से उसको पाकिस्तान में 2 जगह अवार्ड मिले हैं, और जूरीज में जो लोग हैं उनसे मैं कभी नहीं मिला, ना वो मुझे जानते हैं। सवाए एक उनमें से थे, असगर नदीम सैयद साहब हैं। राइट। वो एक एक डिनर पे वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, हसन अमीर शाह साहब के घर मुझे मिले। तो ही इज द ओनली वन आई हैव एवर मेट। लेकिन कराची लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, दोनों ने मेरी इस किताब को बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर इतनी बाज अमीर लोग जो इंडिपेंडेंट सोचते हैं और फेयरनेस के साथ एक जजमेंट देते हैं, उसी वजह से मुझे मिला है। मेरा तो कनेक्शन ही उनसे कोई नहीं है।
और एक और बात सुन लो, जब ये मुझे अवार्ड मिले तो मुझे बुलाया कहीं नहीं गया। हालांकि अच्छा। लाहौर वाले वक्त वाले अवार्ड में तो मैं इत्तेफाकन लम्स में पढ़ा रहा था, बट मैंने कहीं कहीं जाके ना नेटवर्किंग की है, तुम्हारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं एंड आई एम विलिंग टू टॉक टू देम। मेरी वो नहीं है कि मैं यू रब माई बैक आई रब योर बैक। लेकिन विल यू बिलीव इट, ये मैंने लम्स में पढ़ाया, मैंने हर जगह, और ये सब जितना एकेडेमिया है ना, हिस्टोरियंस, ये वो, मेरे होते हुए और मेरे होने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी जाता रहा, ये सारे हिस्टोरियंस ने इतनी कॉन्फ्रेंसेस की, मेरी पंजाब वाली किताब पे एक एक क्या कहते हैं डिस्कशन नहीं करवाई। So what was the reason behind that? What could be the reason behind that? What is your guess? Pressure from the ones who were in the power, maybe? उनकी अपनी अथॉरिटी क्वेश्चन हो जाती है ना, बिकॉज आई डिमोलिश द होल मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस जो ये करते थे। Exactly. ये आज Mhm. तक क्या हो रहा था, जितना भी ये लिख रहे थे ना एकेडमिक्स, लिटरेचर के लोग नहीं, मंटो ने और कृष्ण चंद्र ने और इन लोगों ने तो जवाब ही नहीं जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, इसमें चुगताई ने, कुरुतुलैन हैदर ने। लेकिन ये उन्होंने इसलिए किया कि एकेडेमिया में उनको कोई जगह नहीं मिली, बाहर से बात हो सकी। Hmm. एकेडेमिया तो स्टेट को सर्व करती रही ना। तो ये सारे वैसे बड़े लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट ये सारा, लेकिन मुझे नहीं कभी बुलाया, और बिल्कुल नॉनसेंस किस्म के लोगों को बुला के इन्होंने रिस्पेक्टेबिलिटी दी। तुम लंदन में रहते हो, विल कैन आई टेल यू दिस, मेरी पंजाब वाली किताब पे कई तुम्हारे ऐसे नौजवानों ने कोशिश की कि उसका किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार भी हो जाए। इट नेवर हैपेंड। मुझे कहीं प्रेजेंट ही नहीं करने दिया गया, स्वाय एक जगह पे, वहां पे भी 15 मिनट मुझे दिए गए भगत सिंह के डे पे, जिसमें मैं ना कोई बात कर सका, लेकिन जितनी भी की आप जाके देख लो, सब ने मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो दी है। बिल्कुल नॉनसेंस किस्म के लोग बुला के जिनकी ना कोई पार्टीशन पे काम था। तो मेरे साथ ये वो क्या कहते हैं स्टेप ब्रदरली बिहेवियर जो है, वो इसलिए है कि इनका अपना काम है। ये क्या करते रहे हैं प्रोफेसर इयन टालबर्ट और इलियास चट्ठा, और ये है आर्काइव्स पे काम करने वाले। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। वो क्या है, गवर्नर ऑफ पंजाब ब्रिटिश जो है उनकी स्पीचेस को देख लिया, उनकी रिपोर्ट्स को देख लिया, चीफ सेक्रेटरीज, जहां पे 14 अगस्त आ जाता है इनका काम खत्म हो जाता है, Hmm. बिकॉज आर्काइवल मटेरियल नहीं है। लेकिन पंजाब की पार्टीशन का काम तो 14-15 के बाद जब रेडक्लिफ अवार्ड हुआ है तो दोनों तरफ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है, उस पर इन्होंने कोई अभी काम ही नहीं किया। वाई? बिकॉज देर इज नो आर्काइवल मटेरियल। और दुनिया में जो कत्ल करते हैं वो अपना रिकॉर्ड लेके छोड़ के जाते हैं। एक्चुअली द ओनली पीपल हु हैव डन इट आर द नाज़ीज, बिकॉज दे वर मैड। वो रिकॉर्ड रखते थे अपना, Hmm. इनको हमने यूं मारा है, गैस का इतना असर होता है। दे वर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच पेन ह्यूमन बींग्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। दे थॉट दे आर देयर टू रूल फॉर 1000 years, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जहां पे आप मैस मर्डर करते हैं, बच्चों का, निहत्तों का, औरतों को ह्यूमिलिएट करते हैं, बुजुर्गों को मार देते हैं, तो कौन है जो वो लिख के जाता है कि यार ये हमने किया था? मैंने फिर जाके 12 साल में वो क्या कहते हैं ओरल हिस्ट्रीज की, गांव गांव गया, दोनों तरफ, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। मैं उधर ही कई आना जगह चाह रहा था, कई जगह wanted to. पे एक ही गांव के वो लोग ढूंढे जो उसी गांव के थे, इधर से मुसलमान उधर से हिंदू सिख। वही स्टोरी फिर उनकी उसी गांव की भी बताई है मैंने। तो जो ज्यूरीज थी ना जिन्होंने ये किया है, दे वर नॉट करप्टेड बाय द एकेडमिक नैरो माइंडेडनेस। उन्होंने तो पढ़ के मेरी उस रिसर्च को अप्रिशिएट किया, जिसमें जहां पे इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, आर्काइव्स खत्म हो जाते हैं, मैंने वो खोले हैं और दिखाया है कि क्या हुआ था।
वो बात है कि लम्स वालों ने आखिर में आके मेरी जितनी वो टेप्स हैं ना जो रिकॉर्डेड थी, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। उसको उसमें मैं नाम लूंगा डॉक्टर अली रजा का, जिन्होंने वो सारी उस पे वर्क किया। 90% वो टेप्स जो मेरी किताब में इस्तेमाल हुई हैं वो वहां है। सही। यू सी, जब ये टेप किया था तो वो टेप्स होती थी, वो छोटे छोटे रिकॉर्डर होते थे यार, 30 मिनट के। हम्म। तो स्टॉकहोम से मैं सिंगापुर गया। एक पूरी एक वो क्या कहते हैं, बैग के अंदर सारी टेप्स कैरी करना, इसमें से कोई 10 to 5% वो पुरानी टेप जाया हो गई, लेकिन 90% जो स्पीचेस हैं जो है ना, इंटरव्यूज, वो अवेलेबल हैं। तो दिस क्रेडिट आई मस्ट गिव टू डॉक्टर अली रजा, जिन्होंने किया है। उनके साथ डॉक्टर अली उस्मान कासमी भी हैं। लेकिन इस दफा जिन्ना वाली किताब पे ये दोनों चुप हो गए हैं। इनको मैंने दोनों को कहा है कि यार तुम इसे रिव्यू करो, बट दे हैवंट आंसर्ड। यहाँ पे आके इनके भी हाथ जो है ना, वो दे आर फ्रोजन इन देयर या वेरेवर दे आर। लेकिन जो मेरे पे इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, वो मैं तुम्हारे साथ पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। सही। जो जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये एकेडेमिया ने किया है, वो भी मैंने बता दिया है। गैरिसन स्टेट का आप देख लें, गैरिसन स्टेट का मुझे कभी अवार्ड पाकिस्तान में तो मिल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि कोई जूरी ये तो नहीं ना कहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल यू नो व्हाट दैट बुक इज ऑल अबाउट। यस। लेकिन 2 दफा सीएसएस के इम्तिहान में मेरी किताब पे क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा। तो जो वो सवाल करने वाले, जो पेपर सेट करने वाले हैं, उन्होंने जितनी फ्रीडम है वो इस्तेमाल तो की है ना। तो मेरी किताब अब हर जगह पे, पाकिस्तान इज नोन एज द गैरिसन स्टेट। या एग्जैक्टली। दिस बल्कि इज माय हिलरी फॉल्ट। क्लिंटन ने भी तो पाकिस्तान को ही एग्जांपल बताया था गैरिसन स्टेट की। किसने? हिलरी क्लिंटन ने डीप स्टेट की एक्चुअली। डीप स्टेट। या डीप स्टेट भी ठीक है, आप कुछ कह लें, लेकिन गैरिसन स्टेट का तो मैंने पूरा, आपने पढ़ी है किताब वो? यस सर, आई हैव इट विद आई मी आई राइट हियर। आई यस। ये गैरिसन स्टेट का आइडिया टेन टाइग जंग ने इस्तेमाल किया था फॉर द प्री कॉलोनियल स्टेट के। यहाँ से मैंने उसको एकेडमिकली फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने उसका भी जो है देखें, जब मैं रिसर्च करता हूँ तो जिन्होंने पहले काम किया है ना, आई ऑलवेज एक्नॉलेज। ये हमारे दोस्त पढ़ते मुझे हैं और लिखते अपने नाम से हैं। ये सब का यही हाल है, इसीलिए मेरे सामने ये खड़े नहीं हो सकते। मिल जाए तो बहुत मुझे सर सर करते हैं। मैंने जब इनसे कोई हेल्प मांगी है अली उस्मान कासमी से, ही हैज ऑलवेज बीन हेल्पफुल। याकूब बंगश हेल्पफुल। ये नहीं, दे रिकॉग्नाइज माय अथॉरिटी एंड दे नो आई डू सीरियस रिसर्च। लेकिन फॉर सम रीजन पब्लिक में आके एक्नॉलेज करना इनकी हिम्मत नहीं है। सर बट यू वुडंट ब्लेम देम वुड यू, बिकॉज़ वो भी तो। नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम डिप्लोरिंग कि ये इतने ब्राइट लोग या किन हालात में इस तरह बिहेव कर रहे हैं। सो मेरा इनसे एक वो क्या कहते हैं, कंप्लेंट नहीं है, वो पंजाबी में कहते हैं मान होना कैसी थे। हाँ बिल्कुल। वो मेरा मान इन पे था कि अब मेरी किताब आएगी तो ये सब आगे बढ़ के करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। बट आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, क्योंकि उनकी तारीफ भी तो मैंने कर दी है एग्जैक्टली। ना। यस यस। जो उन्होंने मेरे साथ नेकी की है वो एक्नॉलेज्ड है मेरी किताबों में भी। हम्म। मेरा हमेशा होता है कि जिंदगी में अगर तुम्हारे पे किसी ने कुछ हेल्प की है, यू आर अ थीफ इफ यू डोंट एक्नॉलेज इट। हम्म। तो यही मेरी बात है कि दुनिया के अंदर आप जैसे लोग, पता नहीं कोई कहाँ बैठा है, रोज मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं। बिकॉज पीपल, वी आर बाय नेचर ट्रूथ सीकर्स। रिलीजन दुनिया का ट्रूथ है या नहीं है, हर इंसान ट्रूथ सीकर है। वैसे हमारे हम्म। अंदर गुड एंड बैड का एक कॉन्सेप्ट हमेशा ही होता है, ये इट इज बॉर्न इनटू आवर साइकी भाई। समझ गए आप? सही। एंड दैट इज द रीजन यू हैव टर्न टू मी एज वेल। यस व्हाई सर। व्हाई एम आई द फर्स्ट वन यू अप्रोच? मैं तो आपको जानता ही नहीं।
बिल्कुल सर, बिकॉज आई रिमेम्बर आई ईमेल्ड यू लास्ट ईयर, ऐसे ही मैं आपकी वीडियोस, बिकॉज व्हेन यू रिसेंटली आई थिंक स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल, जी तो जी। मैंने जब आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखनी शुरू की, तो मुझे कहीं से आपका ईमेल एड्रेस मिल गया, सो आई जस्ट ट्राइड अप्रोचिंग यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने रिप्लाई भी किया, एंड यू आर मैं वेरी सबको रिप्लाई अप्रोचेबल। भी करता हूँ, आई हाँ। रिप्लाई टू एवरीवन, हाँ। बिकॉज आई नो कि आई हैव बीन फोर्स टू anonymity. People have tried to force anonymity on me, but people are like you don't let that happen. ये हो रहा है। देखो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, अच्छा गैरिसन स्टेट का देख लें, वहां पे अब आजकल गढ़ तो दुनिया का वेस्ट का वॉशिंगटन डीसी है ना, वहां पे भी मैंने जाकर रिसर्च की थी। क्रिश्चियन क्रिश्चियन फेयर जो बड़ी बोलती रहती है, उसको भेजी। स्टीफन कोहन, ही इज डिसीज नाउ, उसको भेजी। ये जितने बड़े नाम है, किसी ने उसको रिव्यू नहीं किया। शुजा नवाज को भेजी, हालांकि गैरिसन स्टेट किताब में मैंने उसको बड़ा सिंपथेटिकली कोट भी किया है, रिफर भी किया है। लेकिन इनका काम कमजोर होगा तो मेरी किताब को नहीं ना मानते, क्योंकि उसके खिलाफ वरना लिखे। जब किताब मिल गई है तो उसके फिर आप रन डाउन करें ना, अगर उसके अंदर वीकनेस है। वीकनेस तो है नहीं, और मेरी आर्गुमेंट इनसे आगे निकल गई है। इनमें ये जेनरोसिटी नहीं है कि उसको एक्नॉलेज कर सके। देखिए एकेडमिक्स जो होते हैं ना, पता नहीं, अब यू कैन जज मी, वो बड़े एगोइस्टिक भी होते हैं। वो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट भी होते हैं। आई एम नार्सिसिस्ट एंड आई ट्राई टू हैंडल इट, एंड आई से एवरीबॉडी इज द फर्स्ट टाइम यू सी अ पिक्चर जिसमें सब होते हैं, तो अपने आप को आदमी क्यों ढूंढता है? बिल्कुल। बिकॉज दिस इज हाउ वी आर वायर्ड। नेचुरल। और मैं या। अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, दोस्तों को, फर्स्ट लव योर सेल्फ, बिकॉज ओनली देन कैन यू गिव लव फ्रीली। कई लोग कहते हैं जी हमने जिंदगी कुर्बान कर दी, और सारी उम्र कंप्लेन करते रहते हैं। मैंने कहा व्हाई डिड यू डू इट? अगर खुशी से किया था तो अब कंप्लेन क्यों करते हो? सही बात है। अपना कंफर्ट जोन देख लो। अगर टूटी जूती में तुम खुश हो तो फिर बाद में बार बार जिक्र ना किया करो कि मैंने टूटी जूतियों में सारी जिंदगी गुजार दी है। यू डिड इट हैप्पीली। तो ये हम्म। जो है ना, व्हाई आई थॉट आई गिव दिस। अब ये जिना वाली किताब पे तो सारा लाहौर का एकेडेमिया, जो मेरे बड़े अच्छे आप दोस्त कह लें, मैं उनका सीनियर हूं, ऑल ऑफ देम आर मेंटेनिंग द सेम क्वाइट दे हैव डन ऑन माय पार्टीशन बुक, ऑन माय गैरिसन। हाँ, गैरिसन स्टेट किताब पे याकूब बंगश, डॉक्टर याकूब बंगश ने एक भरी कॉन्फ्रेंस में मेरी किताब पे डिस्कशन करवाई है। पंजाब की किताब पे तो उन्होंने भी नहीं करवाई, डिस्पाइट माय प्रोटेस्ट, क्योंकि मेरी पंजाब वाली किताब इज फॉर एवर। अरे रोज मुझे पता नहीं इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से कोई सिख, मुसलमान, हिंदू, जिनकी जनरेशन पीछे से, कोई जलंधर से थी, कोई सरगोधे से थी, कोई रावलपिंडी, वो लिख रहे होते हैं। अभी आपसे पहले एक एक कोई थे अपना राजेंद्र कुमार साहब, वो उनके बुजुर्ग यहाँ से मुल्तान के किसी जगह से गए हुए थे, उन्होंने मुझे लिखा है। तो सर, आई बिकॉज विल, द माई वर्क एंड माई बुक्स विल लिव ऑन फॉर एवर। और ये जो मुझे जो जिन्होंने मेरे साथ ये ट्रीटमेंट की है, ये उनका जमीर है, ये उनका कॉन्शियंस है। लेकिन मैंने आज ओपन बात कर दी है, क्योंकि शायद वो भी सुनेंगे, सही। या उन तक पहुंच तो जाएगी ना कि मैंने ये कहना शुरू कर दिया। अब बिल्कुल। जिना वाली किताब पे आई थॉट दिस पीपल विल कम फॉरवर्ड, क्योंकि आई हैव ब्रॉट इन एन एंटायरली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट जिना, एंड एक्चुअली शोन के किस तरह आयशा जलाल ने willfully, deliberately has distorted the actual reality, has obfuscated the evidence, and presented a totally bogus thesis. मेरी तुम्हारे जरिए भी है, किसी स्कॉलर्स का ग्रुप बुला लो और मेरा और उसका तुम डिबेट करवा लो कि उसने क्या काम किया और मैंने किया है। तुम्हारे जरिए भी मैं ये इनविटेशन ओपन कर रहा हूँ। तो लेकिन वो डॉक्टर आयशा जलाल ने तो पहले भी आपको, उन्होंने तो ऑफर हमेशा ही डिक्लाइन किया है वो डिबेट की। इसीलिए ये कह के कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, व्हाट
what a ludicrous argument. लेकिन सर जो आपकी एविडेंस तो एविडेंस होते हैं ना. जी Evidence is neither politics nor history. Evidence is evidence. I'm saying she has suppressed evidence which is so closely, inextricably related to what was Jinnah's point of view and what he did. You can't do that. there's no denying the There way is no. you've presented the evidence and your हाँ, approach. हाँ, और बट कमिंग बैक टू द पंजाब बुक, हाँ जी. आप कह रहे हैं कि दैट बुक इज टू लिव फॉर एवर बिकॉज अभी तक आपको एवरीवन लाइक पीपल कॉन्टैक्ट आज यू आपसे ऑन पहले डेली एक बेसिस. राजेंद्र कुमार साहब का आया था. हाँ. हाँ जी. हाँ जी. तो मैं यही कहना चाहता हूँ द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट वेंट इनटू दैट बुक जो आपने किया, आपने खुद ही अभी बताया यू वेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, जी. विजिटेड विलेजेस. और मुझे नहीं लगता किसी ने शायद इतनी एफर्ट की हो एंड इट्स वेरी वेरी सैड आई वुड से बिकॉज मैं तो पर्सनली भी फील करता हूँ क्योंकि मेरे अपनी जो एंसेस्टर्स थे वो पठानकोट से दे माइग्रेटेड टू इंडिया एंड दे So then you सफर्ड. know the agony. हाँ, you know the Exactly. agony. हाँ, And हाँ. even though I was born 50 years after Of partition, course, I of didn't course. went through any of that, but still मेरे ख्याल से मैं जितना स्ट्रांगली फील करता हूँ उस बारे में, और मुझे लगता है कि शायद ना तो उस पे कुछ डिस्कस किया जाता है, ना उस पे इतनी रिसर्च की जाती है, बल्कि हर साल 14 अगस्त को जहाँ एक जगह आप चलो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट फील करते हैं अभी तक वो ठीक है. बेशक करें, जो जो करते हैं वो करें इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट, लेकिन क्या हम उन लोगों को पार्टीशन में जो लोग ज़्यादतियों का शिकार हुए हैं, क्या हम उनको याद नहीं कर सकते? हम वो क्यों भूल जाते हैं? देखिए, मैंने एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज में, इन्होंने तो मेरे से कॉन्फ्रेंस नहीं ना की, इन सबको बुला लिया मैंने. याकूब बंगश वाज देयर, और अली उस्मान कासमी वाज देयर. और वहां पे बाद में लोगों ने, बाकी भी गवर्नमेंट कॉलेज के, डॉक्टर साइमा इरम वाज देयर, और सईद भुट्टा साहब वाज देयर, और इस तरह करके अपना पैनल था. इन लोगों ने वहां पे जाके, अब लेट्स नॉट, यानी मैंने इन्हें बुलाया है, हुँ, इन्होंने कभी नहीं किया. तो उसकी वजह मैंने तुम्हें बता दी है. मेरा काम इनसे बहुत बड़ा है और वो लोगों के दिलों तक पहुंचा है. और इसीलिए बार बार मुझे लोग इसे कहते हैं ना, आई हैव रिटन पीपल्स हिस्ट्री ना भैया. हुँ, They write the history which the British have left back in terms of archival material. यस, और हमने देखे, ये भी कहना चाहिए कि ओरल हिस्ट्री को इस्तेमाल सबसे पहले इंडिया में किया गया. उर्वशी बटालिया ने किया, एग्ज़ैक्टली. रितु मेमनन और कमला भसीन, ये 3 फेमिनिस्ट हैं. मैंने उनके काम का भी, आपने देखा होगा किताब में, किया है. हुँ, वहां पे भी कम से कम ये उर्वशी बटालिया नेवर रिकग्नाइज माय वर्क, क्योंकि उसने चंद औरतों का करके तो इतना नाम बना लिया, कनेक्शंस होते हैं, पब्लिशर है. मैंने तो पता नहीं कितने साल लगाए. देखिए, मुझे 3 साल, एक और बात भी करनी चाहिए, द स्वीडिश रिसर्च काउंसिल ने मुझे दी थी ग्रांट 3 ईयर की, वेरी जनरस, जिसके दौरान मैंने फिर रिसर्च टीम्स बनाई दोनों तरफ, ट्रांसपोर्ट अरेंज की, असिस्टेंस किए. तो ये स्वीडिश जो है रिसर्च काउंसिल का मुझे शुक्रिया करना चाहिए. लेकिन वो 3 साल के बाद तो ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे किताब कंप्लीट करते करते 11-12 साल लग गए, बिकॉज सम हाउ दैट वॉज नॉट इनफ. हुँ, मैं सिंगापुर में भी रिसर्च करता रहा, मैं यूके अमेरिका गया, वहाँ पे भी प्राइवेटली करता गया, अपने खर्चे से करता गया, बिकॉज आई वांटेड टू प्रेजेंट समथिंग जो कि एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग वुड बी माय बेस्ट एफर्ट. तो वो मानी गई है सारी. कम से कम आप जैसे लोग जो हैं उन्होंने पढ़ी है, एंड दैट्स इनफ. एंड दैट ये इज़ ना, व्हाट मैटर्स सर. द पीपल हू आर ये सीकिंग ना ट्रुथ माने, दे विल who फाइंड are इट. या they will be reduced of to the dustbin of history by writing point, यानी ordinary books.
मौका तो होता है कि आप जो इल्म होता है उससे आगे बढ़ के लिखें। वो ठीक है, रहते पाकिस्तान में है, वहाँ पे इन्होंने करियर बनाने हैं, किसी ने बर्तानिया में बनाने हैं, हर जगह पे एक हायरार्की है ना। हुँ। तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए भी तो काम होना चाहिए ना। बट आई एम अ फ्री मैन, सो आई कैन, मैंने तो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में भी अपने प्रोफेसर जो सुपीरियर थे कभी जाके सलाम नहीं किया। बाय नेचर हम बागी आदमी हैं। काम अपना पूरा किया है, नेवर सेकंड टू एनीवन। या -18 में भी जाके किताब क्लास क्लास पढ़ाई, कभी-कभी कोई क्लास मिस नहीं की। सो अगर आप अपना काम ठीक करें, तो आपको लोग एप्रिशिएट ना भी करें, आपको मानते सब हैं। या सर, आपने एक दफ़ा मेरे ख़्याल शहज़ाद की पॉडकास्ट में आप आए थे, आपने ये बात की थी कि एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी हो बंदे में, इल्म हासिल करना चाहे बंदा, इल्म हो और बस बंदा ऑनेस्ट हो, ये 3 चीज़ें चाहिए ये 3 चीज़ें ज़िंदगी में। चाहिए, बिल्कुल, दैट्स राइट। बिल्कुल। तो अ, तो जी, सर, पूछ कमिंग बैक टू जो बात हो रही थी, आपने एग्ज़ाम्पल दी फैज़ की, इस्मत चुगताई की, मंटो की। सर, वो भी दौर था, लाइक तब भी इस तरह के क्रिटिकल थिंकर्स और इतने ग्रेट थिंकर्स, प्रोग्रेसिव थिंकर्स और प्रोग्रेसिव राइटर्स उस वक़्त आते थे। अब इतने साल गुज़र गए, अभी तक हम सिर्फ़ उन्हीं का नाम ले रहे हैं, जो कि बेशक उनका काम ही ऐसा है कि वो तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन अब क्यों नहीं व्हाट इज़ स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम राइटिंग प्रोग्रेसिवली? लाइक ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, लेकिन कुछ तो इसके पीछे बैकग्राउंड होगा कि कहाँ से स्टोरी शुरू हुई, आहिस्ता-आहिस्ता क्यों हम इस नहज पे पहुँच गए कि अब बिल्कुल ही हमें कोई नहीं मिलता। जो मिलते हैं वो भाई या तो वो स्वीडन चले गए हैं या वो कहीं बाहर किसी और मुल्क में चले गए हैं। ब्रेन ड्रेन, बल्कि 2019 का फिगर है, हाफ अ मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वेदर इट बी एजुकेशन और जॉब्स। आज मैंने देखा है पाकिस्तान इज़ बोस्टिंग कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोर वर्कफोर्स देन इंडिया एंड बांग्लादेश। एक्चुअली ये शर्म की बात होनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो बोस्ट में है कि वी हैव डन मोर देन बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया इज़ 94,000, बांग्लादेश इज़ लेस देन 200,000, वी आर फार मोर। या तो ये तो है कि वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर पीपल एंड वी एक्सपोर्ट देम। चलो, हमारी ट्विस्टेड प्राइड बड़ी होती है हर चीज में। बट उसकी वजह ये है, देखे एक नाम आप जिसको मैं समझता हूँ, यानी फैज साहब की ग्रेटनेस और इन सब की मानते हुए मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर जो थे इन सारों में से, साहिल लुधियानवी। आई न्यू यू वर गोइंग टू कम हाँ, टू दैट नेम। उसकी या वजह है कि फैज़ साहब ने वो दाग दाग, उजाला, और वो कितनी बड़ी नज़म है, जो कि एक प्रिसिएंट है ऑफ व्हाट इज़, कह सकते हैं कि अभी वो दिन नहीं आया। हुँ, और औरतों का दुःख जो है वो अमृता प्रीतम ने, मंटो ने पार्टीशन की जो भयानक हरकतें हैं, कृष्ण चंद्र ने भी उसी को दिखाया जिसमें इंसानियत अल्टीमेटली ट्रायम्फ कर रही है। उस हर बंदे का अपना अप्रोच है ना। लेकिन साहिर, his mother was in Lahore, came, joined her in Lahore। लाहौर में ही had published his first book। वो क्या थी, तलखियां। हाँ जी। और यहाँ पे नाम पाया था, सवेरा में एडिटर भी रहे। लेकिन देन ही वाज ट्राइंग हिज लक इन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, केम बैक टू लाहौर, बट रियलाइज्ड कि जिना के पाकिस्तान में मौलवी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। सो ही लेफ्ट पाकिस्तान फॉर नेहरू सेक्युलर इंडिया। और जब तक नेहरूवियन सेक्युलरिज्म रही है, उसी दौर में वहां पे भी लिटरेचर में फ्लरिश की है। और जहां पे ऑर्थोडॉक्सी आ जाती है ना, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, तो उसके अंदर ग्रेट लिटरेचर जो है प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अनलेस यू आर विलिंग टू टेक द रिस्क एंड डिफाई द स्टेट एंड सोसाइटी। वो ज्यादातर लोग नहीं करते। सोवियत यूनियन के बाद, बनने के बाद भी, उससे पहले ही जारिस दौर में बहुत ग्रेट लिटरेचर प्रोड्यूस हुए ना। सोवियत दौर के अंदर तो वो सोल्शेनित्जिन और एक दो और लोगों ने लिखा है, जो एक और लेवल का ग्रेट लिटरेचर उस किस्म का नहीं बना जो रेवोल्यूशन से पहले था। तो जहां पे आ जाती है ना कि
कंफर्म होना चाहिए, यू हैव द फाइनल ट्रूथ, अब इसी के अंदर काम बात करो। वहां पे बड़ी बात नहीं हो सकती, हम्म। वहां पे बड़ी बात नहीं हो सकती, मुनासिब बात हो सकती है। आप ललकार सकते हैं, जैसे हबीब जालिब ने कहा मैं नहीं मानता, ये बातें हो सकती हैं, ये बड़ा दलेरी का काम है। लेकिन लिटरेचर की जो डेप्थ होती है उसके अंदर इन चीजों को बाहर लेके आना और एक्सप्लेन करना, वो वहां पे खत्म हो जाता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, जो ग्रेट नाम बने वो नसीम इजाजी और वो अपना एम असलम, और ये जो जो बिल्कुल और किस्म का एक मिलिटेंट इस्लाम के थियरिस्ट बन गए, वो लिटरेचर आया ना। और इंडिया के अंदर काफी देर तक बंगाली लिटरेचर, हम तो हिंदी उर्दू लिटरेचर की बात करते हैं ना, और पंजाबी की, ईस्ट पंजाब में प्रोग्रेसिव लिटरेचर बहुत देर तक प्रोड्यूस होता रहा है। लेकिन वहां पे भी भिंडरा वाले का असर आ गया, इंडिया के अंदर हिंदू नेशनलिज्म आ गई। अब हिंदू नेशनलिज्म के बाद वो जो हिस्ट्री लिख रहे हैं वो इतनी, वो क्या कहते हैं, कम्युनल हिस्ट्री है कि ताजमहल जो था ये एक मंदिर था, यानी इस किस्म की बेहुदा बातें वहां पे हो रही हैं, बेवकूफियां मैं तो कहूंगा इसको। बेवकूफियां हैं ये। शायद सिविलाइजेशंस का अप होता है, डाउन होता है, फिर वो दोबारा रिकवर करती हैं, लाइफ साइकिल है रिफॉर्म शायद ये। करती हैं, रिफॉर्म करती हैं। सो सही। वी आर इन अ फेज ऑफ फर्स्ट touching what is known as the nadir, that is the bottom. We are going towards the bottom. When will we strike the bottom and then rise? I don't know. Maybe in your lifetime, not in mine. सर मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है कि मैंने क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च की हुई है और ख़ास तौर पे इट्स इम्पैक्ट्स इन पाकिस्तान। तो मैं ना ये वाला भी जो है ना नज़रिया लेकर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स वाटर क्राइसिस हमारे ऊपर आ जाएंगे। Hmm. फ्लड्स की वजह से हमारे जो कि एग्रीकल्चर है वो तकरीबन तबाह, अल्लाह ना करे, लेकिन आसार फोरकास्टेड यही है क्योंकि साइंस यही बताती है। जी। मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मैं भी साइंस एविडेंस उसी नज़रिए से देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट से। अ, तो जब आप एक पॉइंट रीच कर जाएंगे, अभी तो चलो ये है कि इकोनॉमिकली हमारी हालात बहुत ख़राब हैं, एक्सट्रीमिज्म की इंतहा पे हम इस वक्त पीक पे हैं, और आपने जैसे कहा हम बिल्कुल अपने बॉटम पे है। लेकिन चलो एटलीस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग आवर ओन क्रॉप, वी हैव ठीक है। समथिंग टू ईट। जब क्लाइमेट चेंज ने अगले 5-10 साल में अपने इम्पैक्ट छोड़ने शुरू कर दिए, कि जब हमारे पास रहने को जगह, पीने को पानी, खाने को रोटी नहीं होगी, उस पॉइंट पे आप कितना का पाकिस्तान से एक्सप्लॉइट कर लेंगे, और अवाम उस वक्त कितनी की फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी? क्या तब रेवोल्यूशन आएगी, या क्या तब अवाम इस काबिल रहेगी कि वो रिवोल्ट कर भी सकें, या वो दोबारा ऊपर उठ भी सकें? क्या वो उनमें उतनी वो पावर या विल रह जाएगी तब तक? इसमें आप ऐड कर देना कितने को लोगों को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्या दुनिया के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी अगर हम चाहें भी तो? हम्म। हम इंडिया के साथ कितनी देर तक ये क्या कहते हैं डायलॉग नहीं शुरू करेंगे, ये लेके कि पहले कश्मीर को हमारी मर्जी के मुताबिक तुम रीऑर्गेनाइज करो? यार ये दुनिया में कभी नहीं होता। अच्छी भली बात होने वाली थी, और जनरल बाजवा की कम से कम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 7 घंटे की, उसमें से जो खबरें आई थी, और हमारे एक जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा, जिनको मैं सीरियसली सुनता हूँ, उन्होंने खुद कहा कि यार ट्रेड आप करें, दवाइयाँ तो अभी भी आप मंगवा रहे हैं इंडिया से, और हम्म। कई चीजें आप मंगवा रहे हैं, आप क्यों ट्रेड को बंद कर देते हैं? तो फिर भी हमारी कैबिनेट ने जाके, और अब जो स्टैंड लिया है कि जब तक वो रिस्टोर नहीं ना करेंगे, ये इससे बेहुदा नॉनसेंस मैंने कभी नहीं देखी। इंडिया विल नेवर एवर एवर डू एनीथिंग, बिकॉज इन ऑर्डर टू कम टू द टेबल यू मस्ट फुलफिल पाकिस्तान डिमांड्स। ये कहाँ हुआ है? अगर वो करना शुरू कर दें कि सबसे पहले आप ब्लास्फेमी लॉ को खत्म करें, तब हम आपसे बात करेंगे। आप अहमदियों को गैर मुस्लिम जो करार दिया है उसको खत्म करें, तब हम आपसे बात करेंगे। तो पाकिस्तान, वुड दैट बी रीजनेबल फॉर इंडिया टू डिमांड फ्रॉम अस?
सर वो हम तो ये इस भी कह पोजीशन सकते में ही हैं, नहीं है कि नहीं हम कर गिलगित सकें। बल्तिस्तान को जो आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो आपने चीन अपना कश्मीर का हिस्सा चीन को दे दिया है, वो पहले वापस टेबल पे लाएं तो हम आपसे बात करेंगे। देखें, ये पाकिस्तान स्टोरी इज इंडिया सेंट्रिक, कश्मीर फिक्सेटेड, एंड वेरी बोथ वेल आर पुट सर, वेरी वेल पुट। एंड बोथ आर लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मैं इसे नाहिलिज्म कहता हूं। मैं कहता या हूं पाकिस्तान जो है ना, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, इट्स अ वेरी बिग पॉपुलेशन। यू आर न्यूक्लियर पावर, तो इंडिया कभी डेयर ही नहीं कर सकता कि वो आप पे हमला करे। और इतने मुसलमानों को इंडिया का हिस्सा बनाना एक किस पागल लीडरशिप का आइडिया होगा। जो हो गया सो हो गया। 47 में ना बनता तो एक और इंडिया बनता, हमारा क्या शेयर होता ना होता। आई डोंट वांट टू गो इनटू अ रोमांटिक आर्गुमेंट अबाउट इट। नहीं ना हुआ, ठीक है। नहीं हुआ। पाकिस्तान आपने बना लिया है, मुबारक हो। वी आर पाकिस्तानीज। इंडिया जाते हैं तो हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं ना। बिल्कुल। Although I am against the whole idea of partition on a religious basis and for very good reasons, लेकिन जो हो जाता है वो आपकी हकीकत तो होती है ना। अब मैंने, यार आप भी जानते हैं ये, कभी देख लें फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड की जो हिस्ट्री कितनी ज्यादा है, उनको अकल नहीं आ गई। तो हमारी तो मिलजुल के रहने की ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है। हिंदू हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान रहे, एक जगह पे भी रहे, मुख्तलिफ कुओं से पानी भी लिए, फिर भी एक जगह रहे, रोज तो नहीं थे लड़ते। यहाँ पे तो ज्यूज के ऊपर बार बार हमले हुए, जिप्सीज को बुरी तरह ट्रीट किया गया यूरोप में, क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियंस को इतना मारा कि 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन हैड टू रन अवे टू द अमेरिकास। हमारे यहाँ तो कभी ऐसे नहीं हुआ। बिल्कुल। तो हम अगर चाहें तो वी कैन यूज ऑल दोज reservoirs in our own tradition to come together। पोइट्री है, मुशायरा होता है, तो मैं समझता हूँ कमाल ही नहीं है हमारे वहां पे। वो हमारी अभी बहुत स्ट्रांग है। वही बात। कई अच्छे शायर अभी भी आ रहे हैं जिसका जिक्र शायद इस तरह नहीं होता। शॉर्ट स्टोरी और ये मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं उसके बाद, सो आई एम नो जज आइदर। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि वाकई कोई इतना ग्रेट काम नहीं हुआ, कोई ग्रेट नॉवल भी नहीं आए। अंग्रेजी में कुछ आए हैं, बट नॉट सो मच इन उर्दू, और हमारे यहाँ पंजाबी में तो लिखा नहीं जाता। सर इंडिया में, पंजाबी की तो वो तो एक अलग डिबेट है, पंजाबी को जिस हाँ, तरह से इंडिया हमने। के अंदर अलबत्ता सुना है पंजाबी के अंदर शायरी भी अच्छी होती जाती हो रही है, और बाकी किताब काम भी, क्योंकि वो जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये बात है। सर वो तो ओन करते हैं पंजाबी तो को, उनकी तो उनके वहाँ पे मीडिया चैनल्स हैं पंजाबी पे, उनके शोज आते हैं, मूवीज उनकी, पंजाबी फिल्म्स पाकिस्तान में जितनी देखी जाती हैं, तो वो तो पंजाबी को अपना इतना दिल से उन्होंने लगा के रखा हुआ है। ये तो हमारी जगह जब पंजाबी को स्कूलों में भी बैन कर देते हैं बोलना, हालांकि सोचा जाए तो पंजाबी। पार्लियामेंट के अंदर बोले, कोई तो बोलने नहीं देते यार, कैन यू बिलीव इट। और मैंने एक वीडियो बनाया, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, वाई उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जी सर। पाकिस्तान। देखा है आपने? आई हैव सर, आई हैव सीन दैट। बजाय समझने के कि हाउ आई एक्सप्लेन, वो पंजाबी नेशनलिस्टों ने वो मेरे खिलाफ शुरू कर दिया है चलो जी। कि ये पंजाब का दुश्मन है। यार, एक तो नलायकी की हद है हमारे यहाँ। दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू लुक एट एन आर्ग्यूमेंट, how to judge the evidence I have given, how to make a comparative analysis, how to make an analysis over history, how to look at the nature of politics, the nature of the state। कुछ जीरो है उसमें। वो ये कि जी मेरी, आई एम नॉट स्कॉलर ऑफ पंजाबी ग्रामर, ये उसका पंजाबी ग्रामर कोई बहुत डीप है यार। हु गिव्स अ डैम व्हेन इट कम्स टू why the state chooses or not chooses a language। तो इस किस्म की हरकतें होती हैं जहां पे यू ट्राई टू हेल्प देम एंड दे अटैक यू फ्रॉम देयर कंप्लीट लैक ऑफ ट्रेनिंग एज स्कॉलर्स एंड कंप्लीट सुपरफिशियलिटी ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टैंड्स। ये प्रॉब्लम है।
तो वही इशू, तो अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो फिर वही है ना कि हमारा फ्लॉड है सिस्टम ही एजुकेशन का। हम ऐसे एजुकेशन है ही नहीं ट्रेन हमारे ट्रेन यहाँ। ही नहीं करते स्कॉलर्स को उस तरीके से जैसा एजुकेशन होना है चाहिए। ही नहीं ना, बिकॉज व्हेन यू कांट क्वेश्चन योर हीरोज, योर व्हाटएवर योर पॉलिटिक्स, तो वहां पे आपको कंफर्म ही करना पड़ेगा ना, तो झूठ बोलना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप हर चीज को कंस्पिरेसी कह देते हैं। हम्म। अगर एवरीथिंग इज अ कंस्पिरेसी, देन व्हाट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी? तो वो पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं, एंटी इंटेलेक्चुअल जो बेंट है ना, वो आपको साइंसेस में भी नजर आएगा। हम्म। ये पानी के जरिए मोटर कार बनाने के चक्कर में थे। हाँ, और ये कि जिन जो हैं वो एटॉमिक पावर हैं, ये इस किस्म की इंटरप्रिटेशंस करते रहते हैं। और जितनी साइंस पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई रेड के वहां पे आपको कहना पड़ता है कि अल्लाह की मर्जी है, ये है, वो है। नाउ सर दिस वही इज मैं। दिस इज वेयर आई से कि पाकिस्तानीज आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एंड नॉट ऑफ obfuscating knowledge, of creating a knowledge which is not applicable. देखिए, knowledge can be used to produce some results. तो जो नॉलेज रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता स्वाय करिश्मे के, यानी कि एक मुआवजा हो जाता है, वो नॉलेज बेकार है। लेकिन व्हाट कैन यू डू? सर डार्कनेस में है हम लोग, मैं तो यही कहता हूँ। यही इट्स है, एंड इट्स वेरी सैड। इट्स सो वेरी सैड। बट हाउ डू वी फिक्स इट? क्या कोई एक, ऑब्वियसली कोई एक मैजिक से तो हम एकदम से तो एक चुटकी बजा के तो नहीं कर सकते, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। हाउ डू वी फिक्स इट, वेयर डू वी स्टार्ट? आई क्यों? थिंक वी शुड ट्राई टू बिकम समथिंग लाइक इसराइल। देखो, इसराइल भी तो इसी इशू पे बना है ना, कि वी आर अ नेशन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ज्यूज, हम्म। एंड देयरफॉर वी वांट अ सेपरेट स्टेट। उन्होंने वो स्टेट वेस्टर्न पावर्स की मदद से बना ली। और वहां पे भी मेरी आर्गुमेंट है दैट द यूरोपियंस wanted to get rid of the Jews, and so they gave them Israel in the Middle East. अब खैर, उनको एक मुल्क चाहिए था, उन्होंने बना लिया और उसके लिए वो है। लेकिन वो देखो क्या कर रहे हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। लेकिन अपने ज्यूज के साथ तो वो इलेक्शन करवाते हैं ना, एक जीतता है, हारता है, और अखबार हैं वहां पे फ्री, ये वो। कई ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है, गुश शलोम, जो हमेशा आर्ग्यू इसके खिलाफ बोल। हमारे यहाँ तो ये होने नहीं देते। तुम मुसलमानों को तो आजाद कर दो, हमारे बेचारे क्रिश्चियंस हैं, उनके पास तो पावर ही कोई नहीं है उनके चर्च को अटैक करना। खैर, आजकल ये कम हुआ है, इमरान खान की हुकूमत में ये चीजें नहीं हो रही। सर अभी कोई मेरे ख्याल लास्ट वीक की बात है, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है कि मैं अब क्या ही उस पर बात करूं, कि एक अहमदी औरत थी, हाँ, उसके साथ जो आपने देखा होगा कि उसको नहीं, वो अब दफनाने मैं की आने इजाजत भी नहीं आने दी गई। वाला था उस पे, कि एमडीओ के खिलाफ ये हो रहा है, मॉब कर रहे हैं जाके। वो एमडीओ को अब टारगेट बहुत किया जा रहा है, और थोड़ा क्रिश्चियंस पे हाथ रुका हुआ है। दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से। हम्म। उसकी वजह के डंडा वहां से हुआ है ना, यूरोपियन यूनियन से और हम्म। अमेरिका से हुआ है। यस। एमडीओ का तो कोई बाहर फॉलोवर इस तरह नहीं है, जनरल बात ही हो सकती है ना। लेकिन क्रिश्चियंस का तो, हालांकि, यानी अगर सोचा जाए तो देर आर क्रिश्चियन नेशंस इन द वर्ल्ड, हालांकि वो सेकुलर हो चुकी हैं, हम्म। लेकिन एक सेंटिमेंट तो है ना सही। इसमें। अगर आप इजाजत दें तो, एक तो एमडी है ना जो बेचारे सफर कर रहे हैं, एमडीओ की लीडरशिप ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने अपने लोगों को। अच्छा सर। और यस, वो मेरी जिना वाली किताब में आता है, और मैंने पर्पसली डाला है, क्योंकि यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। देखें, सबसे बड़ी डिस्कवरी जो मेरी है, और वो मेरी नहीं है, वो अली उस्मान कासमी की किताब से मैंने ली है।
ये जो 1953 में राइट्स हुए थे ना, एंटी अहमदिया राइट्स, उससे पहले अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के जो थे, उन्होंने एक, देखिए अहमदियों के दो ग्रुप हैं, एक है लाहौरी ग्रुप और एक है रबुआ ग्रुप। हम्म। तो लाहौरी ग्रुप ज़्यादा लिबरल, ज़्यादा, वो तो मिर्ज़ा साहब को मुजद्दिद मानते हैं ना, वो उन्हें नबी नहीं मानते। तो उनके ज़रिए मौदूदी ने सेंट मैसेज टू बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो खलीफा हैं रबुआ ग्रुप के, कि अगर आप ये डिक्लेयर कर दें कि जो मुसलमान मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते वो भी मुसलमान हैं, आप ये डिक्लेयर कर दें कि जो मुसलमान अगर उनकी डेथ, जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते, उनके जनाजे में आप हिस्सा लेना शुरू कर देंगे, और अहमदी जो हैं वो मुसलमानों को अपनी लड़की देने में जो पाबंदी है वो ना रोके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुसलमान जो हैं आपको भी इस्लाम के उस दायरे के अंदर, ही रिफ्यूज टू एग्री टू दैट। अब अगर आप उनको मुसलमान नहीं मानते, जब तक वो अहमदियत नहीं मानते, तो फिर बात ये है कि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था, और वहां पे ये झगड़ा तो फिर होना ही था ना कि हु इज अ मुस्लिम। अब मेजोरिटी उनकी है, तो जद में ये आ गए हैं। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग द अहमदी जनरल पर्सन, वो तो सफर कर रहे हैं ना, वही बट तो। देयर वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द अहमदीज कि वो मान लेते यार। हम्म। देखे ना, आप देखें, वैसे तो ये हमारे जो पागल हैं, ये इन्होंने जाके बोरों पे भी अटैक किया है और इस्माइलियों पे भी किया है, लेकिन एक को इक्का दुक्का हुआ है वो। हालांकि वो इतनी को माइनॉरिटी में है, मुझे नहीं पता नहीं, क्या थ्रेट पोज करते नहीं, हैं वो इनको। लेकिन एक बात है ना, वो कन्वर्ट भी तो नहीं ना करते, तो उन पे कोई झगड़ा भी नहीं है। हम्म। अहमदियत तो बड़ी एक कन्वर्टिंग रिलीजन भी तो है ना। हम्म। और इनके मिर्जा साहब के जो है बशीरुद्दीन महमूद के बयान है कि आप पूरे बलोचिस्तान को कन्वर्ट कर दें क्विकली इनटू अहमदियत, और ये एक प्लेटफॉर्म बने सारे पाकिस्तान को कैप्चर करने का। मैंने वो सब किताब में दे दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक, इफ यू आर रियली ऑनेस्ट टू द फैक्ट्स, you are doing any great service to anyone. Bashiruddin Mahmood should be exposed if Abul Ala Maududi and Majlis Ehrar is to be condemned. उनको कंडेम किया जाना चाहिए ना, तो बशीरुद्दीन महमूद को नहीं करना चाहिए। राइट। he had a golden opportunity, मान लेते यार। तो आप अगर उनको मुसलमान नहीं मानते, वो आपको हुकूमत नहीं करने देते, उसमें हिस्सा नहीं लेने देते। आज आपके जरिए ये बातें हो गई हैं। I अच्छी hope बात है। I hope people listen to this extensively, आई रियली होप सो एज वेल से। क्योंकि आपका पहले है तो पता नहीं ये नोटिस होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मैंने आज तक बातें कभी किसी से नहीं की। शायद अब मैं अपने वीडियोस में ये बातें करूंगा, जी। मैं भी करूंगा ना, कि सर यस। बशीरुद्दीन महमूद is also responsible for what is happening. सही बात है हाँ, सर, इट्स गुड दैट यू कवर्ड दिस इन दिस वीडियो, बिकॉज काफी लोग हैं जो किताब नहीं पढ़ते या जिनको वो मौका नहीं मिलता किताब पढ़ने का, तो ये वो सारी यहाँ जिनाली से। किताब में ये सब डिटेल्स हैं। हम्म। आप सबको एक दूसरे को मुसलमान मान ले और अलग भी रहें, ये मौदूदी की बड़ी अच्छी ऑफर थी। हम्म। अगर ये हो जाता तो बहुत ही अच्छा था। इससे बट यू, बेहतर क्या था? इससे बेहतर क्या था, नहीं होने दिया। तो अब होगा ये कि एमडी मेरे खिलाफ अब बड़ी मुहिम शुरू करेंगे। सर जो आई, कि शुरू मेरे ख्याल से एक आध वीडियो तो मैंने भी यूट्यूब पे कई देखी। मैंने और भी देखे हैं, उनके कई लोग हैं जो तकिया में करते हैं, मतलब बताते नहीं है लेकिन वो मेरे खिलाफ बकवास करते रहते हैं। आई नो देम टू वेल। और मैं ये भी अगर बता दूं, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, मेरे फादर मजलिस अरार में थे व्हेन ही वाज वेरी यंग, ये सबको दुनिया का पता है। बट मेरे वालिद की पॉलिटिक्स खत्म हो गई व्हेन लेटर ऑन ही जॉइंड खाकसर मूवमेंट। वो ये अहरारी मूवमेंट छोड़ गए थे, और वो लीडर रहे हमारे मुजांग के इलाके के। और मैं खुद तो लेफ्ट का आदमी था, तो मेरे वालिद साहब की पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं लोग। तो कर लो यार, तुम भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हो। वाई?
मदूदी के खिलाफ तो बनना चाहिए ना, एरार के खिलाफ भी बनना चाहिए, लब्बैक के खिलाफ भी बनना चाहिए, और खुमैनी के खिलाफ भी बनना हम्म। चाहिए, लेकिन बशीरुद्दीन महमूद पे बात मत करो। व्हाई नॉट? ही हैड a great opportunity to settle this and he refused. यार जरा सोचो, मेरा मैं हो जाता हूँ अहमदी, मेरे वालिद जो हैं वो सुन्नी रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो मैं उनके जनाजे में हिस्सा नहीं ले सकता। ये कहे का मजहब है भाई? सर जफरुल्लाह रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन जिना's funeral. Do you know that? आई डिडंट नो दैट। ही केप्ट ऑन सिटिंग देयर, बाकी सब ने हिस्सा लिया, बल्कि वहां पे जो बेचारे मुलाजिम थे ना, क्रिश्चियन और हिंदू जमाने, वो भी उस लाइन में खड़े हो गए थे एहतराम में, शिया भी खड़े हो गए थे। हम्म। वो स्टेट की तरफ फ्यूनरल था, ही स्टेड अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि इनकी अपनी ऑर्थोडॉक्सी इतनी ज्यादा है। बाद में बहाना कर दिया जी कि वो, क्योंकि उस जनाजे का लीड कर रहे थे शबीरुद्दीन उस्मानी, तो वो तो हमें मानते ही नहीं है। मैंने अपनी किताब में दिखाया कि एक और जगह पे नाम शबीर अहमद उस्मानी को ही इज कोटिंग वेरी एज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, जफरुल्लाह जो है। हम्म। उनका आपने मेंशन किया अपनी गैरिसन स्टेट बुक में भी, उनका भी जो रोल था जस्ट बिफोर पार्टीशन। हाँ, लेकिन आप देखें, नहीं, पंजाब वाली किताब में मैंने कहा है कि ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन हम्म। डिफेंडिंग द केस ऑफ पाकिस्तान। हम्म। मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। मैंने कहा है कि सैयद अहमद सईद कुरबानी वो सुन्नी थे, और अफजाल हैदर, सैयद अफजाल हैदर वो शिया थे, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल में भी रहे हैं। हम्म। दोनों उसको यंगस्टर्स थे जो हर रोज लेके जाते थे मुस्लिम लीग के ये पेपर्स, एंड सर जुल्फुल्लाह यूज्ड टू प्लीड द केस। वो दोनों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा केस लड़ा था, हम्म। और मेरी पूरी, अगर आप पढ़े ना, पार्टीशन वाली किताब चेक कर लेना, आई प्रेज जफरुल्लाह टू द स्काईज बिकॉज ही डिड द केस वेरी वेल। ये फिर बाज नहीं आते। आप इनके खिलाफ जरा सी बात कर दें, इनके जो पूरे यूनिट्स हैं दे कम इनटू एक्शन एंड दे परसू यू ऑल द टाइम। तो करके देख लो यार। जज्बाती लोग हैं सर हम इस खित्ते के। हाँ, हम लोग बात सुन नहीं सकते, वही बात आ गई। आ जाके फिर हम वहीं आ जाते हैं कि जहाँ रूट कॉज तो वो एक ही है। सर हाँ। थोड़ा पीछे जाऊंगा, सवाल एक और आया जहन में। आपकी पैदाइश हुई 1947 में, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर पार्टीशन। 24 फरवरी 24 फरवरी 1947। 1947, यस। तो आप और पाकिस्तान एक साथ ही बड़े हुए। हाँ जी, और बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। ऑब्वियसली अर्लियर लाइफ पाकिस्तान में गुजारी है, देन यू केम टू स्टॉकहोम। तो अच्छा, हुसैन हक्कानी अपनी किताब में कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उसके पास जो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन थे, proportionally they were very less in comparison to the military resources it got, like 19% population के लिए हमारे पास 33% जो थी आर्मी मिल गई हमें। और अच्छा। then it had to Pakistan had to create a threat for itself to maintain that जो आर्मी की जो उनकी थी, कि इतनी बड़ी आर्मी को हमने मेंटेन करना है, हमने उसका तो हमने अपने लिए खुद ही एक थ्रेट क्रिएट कर लिया इंडिया की सूरत में, जिसको हमने फिर अपने लिए एक इटर्नल थ्रेट बना लिया, और आज तक हमारा इंडिया दुश्मन ही है। तो आपने तो सारी हर फेज देखा, आपने हर लीडर का दौर देखा। मे बी यू वर वेरी यंग इन द अर्ली इयर्स ऑफ पाकिस्तान, बट लेटर ऑन फ्रॉम 60s ऑनवर्ड्स तो आपको याद भी होगा, आपने यहाँ पे गुजारा। थोड़ा कैन यू टॉक अस थ्रू द टाइमलाइन एंड हाउ इफ वुड यू सपोर्ट दैट आर्गुमेंट फ्रॉम हकानी के जी थ्रेट नो, हमने आई खुद डोंट बनाया और सपोर्ट, नॉट? आई डोंट सपोर्ट हकानीज आर्गुमेंट एट ऑल। हम्म। मेरी गैरिजन स्टेट में किताब, इसके पॉपुलेशन और वो क्या कहते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर का कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म। वो यूं है, मैंने तो आर्ग्यू किया है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर बना ना, वो एक तो ये दो पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से, हम्म। तो ये जो कह रहे हैं ना इनको 30% बना है, मिले हैं वो मिलिट्री इक्विपमेंट,
उन्हें कहें वो कहाँ प्लेस किए गए, हाउ मच डिड दे लास्ट। अच्छा, हाँ, सही, सही। वो तो वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए पूरे नहीं थे होते, क्योंकि ये एक ऐसा बॉर्डर बनाया गया जिसको, देखना, लाहौर वाज ओनली 18 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, सियालकोट 20 किलोमीटर्स, गुजरांवाला, गुजरात विद इन 20-30 किलोमीटर्स ऑफ द इंडियन बॉर्डर। हम्म। तो पूरा पंजाब इन अ लैंड वॉर विद इंडिया कैन बी कट इनटू टू इफ दे मार्च इन। लेकिन इंडिया में अगर आप एडवांस करें तो चलो, अमृतसर आप कर लेंगे, उसके बाद जलंधर पहुंच जाएंगे, सुतलज क्रॉस करके ये वो लुधियाना पहुंच गए, दिल्ली पहुंचते हुए तो 350 किलोमीटर है ना। और बॉम्बे और मद्रास जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री, कानपुर, दे वर फार बियॉन्ड द रीच ऑफ पाकिस्तान। हम्म। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी पॉइंट से वो एंटर कर जाएं तो पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू टू, and East Pakistan, though we had left without any military preparation. So I don't know what Mr. Hussain Haqqani is saying, if he has had the look at the defense problem of Pakistan. होता ये है कि वो एम्बेसडर है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ स्टॉकहोम में, तो मेरी तो कोई बात सुनेगा नहीं। लेकिन उनसे पूछें, ईस्ट पाकिस्तान के लिए इन्होंने कोई, ये जो कहते हैं ना 30% थी, of that how much was devoted to East Pakistan? Nothing. कुछ बटालियन भी नहीं थे। 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता, दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान और कैप्चर कर लेता। हम्म। दे डिड नॉट, बिकॉज द इंडियंस आर नॉट स्टूपिड। इट्स ओनली व्हेन द बंगालीज टर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तान दैट दे हेल्प द मुक्ति बाहिनी, हम्म। व्हिच इज पॉलिटिक्स, यू मे नॉट लाइक इट। लेकिन जब तक बंगाली आपके खिलाफ नहीं थे तो इंडिया के पास तो था ना वॉक ओवर, उन्होंने नहीं किया। और उनके नजरिए से, लेकिन बंगालियों के नजरिए से तो उन्होंने आजादी पाई थी। इन्हें एक और बात सुने, बात तो हकानी साहब की हो रही है ना, हम्म। ये वो क्या आर्ग्यू करते हैं, ये बताएं मुझे कि ये जो 30% आ गया था ना 19% पॉपुलेशन के लिए, उसको कहीं ना कहीं प्लेस तो करना था ना। तो वो तो इतना नहीं था कि पूरे वेस्ट पाकिस्तान को ही डिफेंड कर सकें। पाकिस्तान ने तो पंगा कश्मीर का लेके वहां तक पहुंचा दिया था अपना बॉर्डर। हम्म। तो ये 30% जो आया था वो किस किस काबिल रहा हर वक्त कि इंडिया एडवांस ना करे इन अ वॉर। इंडिया को तो ये डर कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर जिन्ना साहब जैसे चाहते थे, जो कभी होना नहीं था, पूरा पंजाब आ जाता तो गुड़गांव पे बनता ना बॉर्डर, तब हम्म। ये 30% इफेक्टिव होता दिल्ली की सही गर्दन पे बात है। बैठने के लिए। हम्म। ये तो लाहौर पे बना बॉर्डर। तो हुसैन हकानी साहब इस कैलकुलेशन, आई एम सॉरी टू से, इज नॉट वेरी हेल्पफुल। उनका भी यार मेरा डिबेट करा लें कभी। आई थिंक वी विल एग्री ऑन मेनी थिंग्स, बट ऑल दिस इज, इसे कहते हैं नॉवेल्टी हंटिंग। नॉवेल्टी हंटिंग होता है कि कोई बात ना हो तो उसका बतंगड़ बना लें। पाकिस्तान ने अलबत्ता ये जो है ना अपनी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स इंडिया, इसको इस्तेमाल कैसे किया जो वो नहीं बताते। इन्होंने अमेरिका में इस्वानी जो महल फादर इन लॉ हैं इनके, अपना हकानी साहब के, उनको भेजा था जिन्ना साहब ने कि हमें बनने दो, हम तुम्हारा फ्रंट लाइन स्टेट बनेंगे। हम्म। ये नहीं ना बता रहे कि इनको जो उधर ही मैं आना चाह रहा था, वो भी आप। उनको आर्मामेंट वेस्ट से मिले, और वेस्ट ने फिर बाद में लिख दिया, कहते हैं हमें कि कम्युनिज्म के लिए हम आपके लिए करेंगे, इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने आर्मामेंट जो लिए, फिर इंडिया पे एग्रेशन की ना, सारी वॉर्स तो हमने शुरू की हैं। मिस्टर हकानी और एम्बेसडर हकानी इज एक्सीलेंसी मस्ट एक्सप्लेन दिस एंड नॉट दिस नॉवेल्टी हंटिंग कि 19% पॉपुलेशन थी। बॉर्डर कितना बड़ा था पाकिस्तान का डिफेंस करने के लिए, एक इसके पास अगर डबल भी होते तो ईस्ट पाकिस्तान के लिए सोर्सेज नहीं थे। इतना बड़ा बॉर्डर कश्मीर तक हमने खुद बनवा लिया था, हालांकि इसकी जरूरत ही कोई नहीं थी अगर हम जंग ना शुरू करते। आज यार तुम्हारे सवालों ने तो बहुत दरवाजे खोल दिए। मैंने, मेरे से किसी ने इतने इंटेलिजेंट सवाल किए नहीं। अब थैंक यू मुझे सर। दुख है ये ना हो कि तुम्हारी कोई वीडियो ना देखे, बिकॉज यू आर जस्ट अ न्यू एंट्रेंस।
नहीं सर, इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आई होप पीपल वॉच इट, आई विल शेयर इट एंड आई विल आस्क यू टू शेयर इट एज वेल। तो आपकी तरफ से भी अगर लोग देख हाँ, लें, वो तो मैं इफ तो यू कैन करूंगा शेयर ही, इट ऑन मैं योर तो फेसबुक करूंगा ही। और। हाँ अगर जी। तुम एस्टेब्लिश्ड होते ना तो ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई हैं। हाँ जी। नहीं सर, यू कैन ऑलवेज डिस्कस दीज टॉपिक्स ऑन योर ओन यूट्यूब आई चैनल विल एज डू वेल, इट नाउ। इंशाल्लाह। आई हाँ। आई हैड हेजिटेटेड, अच्छा। इसीलिए कि यार देखो, अब ये दुख मेरे बहुत है ना, मेरी सारी किताबें हैं, दुनिया मान रही है, और मेरे वो कोलीग्स जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दे डोंट वांट टू कम फोर्थ एंड ऑल। व्हाट कैन आई डू भाई? हम्म। चलो, आई होप ये सारे देखें। हाँ। इंशाल्लाह सर। अच्छा, तो मैं फिर ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो मिलिट्री को जो इतना राइज क्यों मिला, व्हाट वर द फैक्टर्स? The factors was that in the 1953 anti-Ahmadiyya riots, the हम्म। state failed to restore order. The military came and did. वो पहली इंडिकेशन थी कि where the politicians fail, we can do the job. हम्म। और फिर 53 से 58 तक पाकिस्तान तो सिविल वॉर की तरफ जा रहा था। कभी इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाए। अगर एक इलेक्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में जुगतू फ्रंट का, तो उनकी हुकूमत नहीं बनने दी, उसे डिसॉल्व कर दिया कह के कि इसके पीछे कम्युनिस्ट हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस की तो क्रेडिबिलिटी जीरो थी। ईस्ट पाकिस्तान के जो डिप्टी स्पीकर थे शाहिद अली, उनको उन्हीं के कोलीग्स ने अपना असेंबली के अपना फ्लोर पे माइक्रोफोन मार मार के तो कत्ल कर दिया। यार, दैट पुअर मैन डाइड। ये वायलेंस इन्होंने ले आए। लाहौर के अंदर डॉक्टर खान साहब जो हुआ करते थे, वेस्ट पंजाब के फर्स्ट मेहल चीफ मिनिस्टर या के, उसको जाके कत्ल कर दिया। हालांकि वो पता नहीं पॉलिटिकल कत्ल था या नहीं, लेकिन सेंसेशन तो हो गई ना। ये सारा कुछ हो रहा था और सिविल वॉर की तरफ जा रहा था मुल्क। फूड शॉर्टेज था, फ्लड्स आए हुए थे, और इनके पास निकम्मे पॉलिटिशियंस थे। तो द आर्मी स्टेप्ड इन और लोगों ने खुशी मनाई। और तो और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का मैंने बयान अखबार में जो आया था, इनके मे बी पाकिस्तान विल नाउ बी सेव्ड, शी वेलकम द मार्शल लॉ। यस। बाद में जिना अयूब की और उनका झगड़ा हो गया व्हेन शी बिकेम अ कैंडिडेट। और फिर उन पे उन्होंने ये इल्जाम लगाए, उन्होंने वो लगाए। वो एक पॉलिटिक्स है, नॉट अ गुड वन। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, किसी को इंडियन एजेंट कह दिया। और अगर जिना की बहन को कहा था तो ये तो लुडिक्रस बात है ना। अगर कहा था, मैंने नहीं सुना उस जमाने में, वैसे मैंने और बातें कही उनके मुतालिक सुनी, लेकिन हो सकता है मेरे कानों से ये बात ना निकली हुई। मैं उस जमाने में मादर मिल्लत का सपोर्टर था, मेरे वालिद अयूब खान के सपोर्टर थे। एक घर में हम दो ओपिनियंस थे। अच्छा। माय फादर वाज डेमोक्रेटिक इनफ, वो खुद पॉलिटिकल थे। मेरे दादा नहीं थे चाहते कि वो सियासत में आए, लेकिन वो आए, पहले अहरार में फिर खाकसार में। और दोनों मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो टोडियों की पार्टी थी, ये एंटी कॉलोनियल एंटी ब्रिटिश थे। वही जज्बा फिर मेरे में आया, तो मैं अपने फादर को डिफाई करता था, बट ही वाज जेनरस इनफ टू लेट मी डू दैट। सही। ठीक सर, है। फॉर द ऑडियंस ही मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन ही, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, आपने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ उनका बैकग्राउंड क्या था, कि वो इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों थे, कि वो क्यों नहीं संभाल सके? व्हाई डिड मिलिट्री हैव टू कम एंड टेक कंट्रोल ऑफ द अब थिंग्स? उसकी वो बात कहाँ है। से आ रहे थे, कहाँ से आए थे वो देखिए, पॉलिटिशियंस, किसने उनको पंप किया था? मुस्लिम लीग की एक मॉब ग्रोथ हुई थी, इस डर से कि अगर इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत आई तो हमारी जिम्मेदारी सिस्टम खत्म हो जाएगी। हम्म। और नेहरू जो है वो सोशलिज्म, ही विल ब्रिंग सोशलिज्म। वो दूसरी बात है, कांग्रेस ने खुद ही नेहरू के हाथ भी रोक दिए थे। अगर आप मेरी जिनारी किताब पढ़ेंगे ना, तो नॉट ओनली द मुस्लिम लीग रिएक्टेड इन दिस पैनिक मैनर एंड कैपिटलाइज्ड ऑन दिस, इवन इन कांग्रेस जो राइट विंग था, उन्होंने नेहरू को अपोज किया। लेकिन एक दफा जब डिक्लेयर हो गया तो जिना लैस्ट ऑन दैट। और इसी डर में, और 2 साल जो कांग्रेस की हुकूमत रही है, इन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है। हालांकि मैंने अपनी जिना वाली किताब में दिखाया है कि कांग्रेस के सबसे बड़े अपोनेंट जो ब्रिटिश गवर्नर्स हैं, वो भी लिखते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी मुसलमानों के खिलाफ। और तो और लॉर्ड लिनलिथ गो, जिसने वो क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में
पब्लिक विपिंग कराई, लोगों को हैंग करवाया, मरवाया, इतना एंटी वो कांग्रेस थे। ही राइट्स के जिन्ना जो कह रहा है, मुझे बिल्कुल उस पे एक बात में यकीन नहीं है, ये सब झूठ है। आई हैव कोटेड ऑल दैट। यस सर। एवरीबॉडी न्यू कि हम्म। वो झूठ है, लेकिन झूठ अगर आप सच मान लें, कभी कोशिश करना 10 दिन झूठ बोलना, तो अगले दिन तुम उसको सच बोलना शुरू कर दोगे। इन्होंने उसका फायदा उठाया है, और उसके पीछे मेरा अंदाजा है ब्रिटिश इंटेलिजेंस होगी, ये होगी, होगी जो कभी पब्लिक में नहीं आ सकती, रिसर्च में नहीं आ सकती। लेकिन मैंने जो उस ज़माने के लोग हैं, उन सबसे सुना है कि ये होता था, वो होता था। उसे कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस। यस। वो कभी मैं किसी और किताब में लिखूँगा जहाँ पे रेफरेंस बेस्ड ना हो, क्योंकि वो उसका ज़िक्र तो हो ना, मैंने किताब में ज़िक्र किया है, आपने जिक्र किया, बिल्कुल मैं वही लेकिन कह रहा था, हाँ। वो पेपर पे नहीं ना मिल सकता। हम्म। जैसे मैंने बताया कि ये गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के वो आर्काइवल मटेरियल पे रुक गए हैं, वहां पे मैं ओरल हिस्ट्री ले आया हूँ, वो पंजाब का स्पेशल केस था। लेकिन अब सीआईडी करती थी अंग्रेजों की काम, और काम उनके लिए कौन करते थे, वो कौन मुझे बताएगा? समझ गए आप? हम्म। ये है। तो इस तरह इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने कभी फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा लिया हो। अगर लिया था तो कांग्रेस का बन के लिया था। लेकिन 45 में जब डंडा हुआ अंग्रेजों का, खान अब्दुल कयूम खान और पंजाब के सारे लैंडलॉर्ड, इधर अंग्रेज ने आंख मारी होगी, ये सारों ने जाके पाकिस्तान पंजाब यूनिस्ट पार्टी छोड़ दी। हालांकि सर खिजर हाट टिवाना इंतहाई शरीफ आदमी थे, गुड मैन, गुड ह्यूमन बीइंग, हम्म। बेचारे को छोड़ के वो मुस्लिम लीग में आ गए। तो इन्होंने जब पाकिस्तान बन गया तो इनकी तो मौजें हो गई ना। आज तक लैंडलॉर्ड अपना लैंड रिफॉर्म नहीं वही। हो सका, आज तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका। और हमारे लेफ्टिस्ट मुस्लिम लीग की मूवमेंट को ओप्रेस्ड मुस्लिम बुर्जुआजी की मूवमेंट बना रहे हैं यार। और मैं क्या, खुदा दा खौफ करो, मुस्लिम बुर्जुआजी थे, पाकिस्तानी स्टेट ने बनाई थी। वर्ल्ड बैंक तो इन्वेस्टमेंट लेके, उसे कहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पे तो कोई थी नहीं। पहले फैक्ट्री मिलें लगाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फिर बेची प्राइवेट हैंड्स में। हम्म। यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड्स थे, पीर थे, ट्राइबल लॉर्ड्स थे, हर एक को डर था कि एक नई दुनिया जो नेहरू बनाना चाहता है या जो बनेगी, क्योंकि उसके साथ सारे कम्युनिस्ट थे ना उस जमाने में। हाँ जी। बाद में ये उसके खिलाफ ये चले गए उसके अंदर। जब हिटलर ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया तो इनकी पूरी इनका किबला ही बदल गया। वो एक और ट्रेजेडी है। जिस तरह मुसलमान हमेशा पैन इस्लामिज्म का शिकार होते हैं, कम्युनिस्ट जो हैं वो हाँ इंटरनेशनलिज्म जी। के हवाले से चलते हैं। which I और don't think works. इट डजंट वर्क It दैट doesn't work. वे। और यू शुड डू इट इन अ बैलेंस्ड मैनर। अपनी हम्म। अपनी फ्रीडम, मैं कहता हूँ पाकिस्तान है ना, चीन से भी अच्छे ताल्लुकात रखो। इफ सेपेक इज गुड फॉर पाकिस्तान, इट इज गुड। अमेरिका से भी रखो, व्हाई नॉट इंडिया यार, जिसके साथ तुम्हें इतने फायदे हो सकते हैं एजुकेशन वाइज, जुबान वाइज। आपको ही सबसे ज्यादा फायदे हैं, if anything सबको ज्यादा पाकिस्तान को ज्यादा फायदे होंगे, नहीं, ये बिल्कुल। बताऊं क्या सोचते हैं कि क्योंकि हमने इंडिया का ट्रेड रूट रोका हुआ है थ्रू सेंट्रल एशिया, तो इंडिया ही मानेगा कश्मीर पे। ये दे आर सो स्टूपिड, दे आर सो स्टूपिड। इन्हें कौन इन्फॉर्म एडवाइस करता है? इंडिया अगर करना होता तो इंडिया ने अब तक कर दिया होता ना, ये लैंड रूट फिर खुल जाता उसका। मुझे लगता है उन्हें यकीन है कि अगर कश्मीर इनकी बात मान लेंगे फिर भी हमें पंगा करते रहेंगे। पाकिस्तान कैन नॉट डू विदाउट सम एंटी इंडिया एजेंडा फॉर नथिंग। सर तो इनका, मैं ना अक्सर ये सवाल, घर में भी जब हमारी बात होती है विद माय फादर, मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो फॉर वट एवर रीजन, अगर वो ना वो ट्रेड खोल रहे हैं इंडिया के साथ, ना कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट, ना एजुकेशन पे, ठीक है, कब तक करते रहेंगे एक्सप्लॉइट पाकिस्तान को इस तरह से कि जब बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा? भाई अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया, आपकी आपने अपनी इकोनॉमी पर, आपने अपनी एजुकेशन पर, आपने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं खोला, तो आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रह जाएंगे। तो फिर आप पाकिस्तान से क्या निकालेंगे? फिर आप कहाँ जाएंगे? कौन से मुल्क को लूटने जाएंगे? अब ये तो देखो ना, ये अकल क्यों नहीं आती किसी को? वंस अगेन जरा पॉलिटिशियंस को लाओ ना। हम्म।
लेट्स ब्रिंग ऑल द पॉलिटिशियंस। इमरान खान गवर्नमेंट का हमने अबाउट टर्न्स इतने देख लिए हैं कि कल का कोई पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन व्हाट हैज द ऑपोजिशन डन? अभी वो यादव के केस पे उन्हें कहा है कि काउंसलर हम देंगे, तो सारा जो है ना, बिलावल जी और ये सारों ने कहा है कि ये तो पता नहीं क्या था। तो हुकूमत को कोई स्टेप भी नहीं लेने देते। यानी यानी क्या है यार, एक्सप्रेशन है इसकी, नेले पे दहले हैं ये, नहले पे नहले। नेले वैसे पे। यही जो अभी गवर्नमेंट बैठी है, जब ये ऑपोजिशन में थी तो ये ये अपने वो टाइम कर पे रही, उनको नहीं वही मैं करने कह रहा देते हूँ, थे। धरने कर रही थी, हाँ। नवाज शरीफ को हुकूमत ही नहीं करने दी। तो डेमोक्रेसी डजंट, इट मीन्स the right of the majority to rule and the right of the minority to provide alternative government, oppositional government, but within the democratic framework. धरने शरने ये उसका तो हिस्सा नहीं है ना, वो तो मॉब पॉलिटिक्स है। हम्म। तो ये मॉब पॉलिटिक्स अब ये हो रही है, अब डिबेट। अब आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लोग ही बताएंगे। ये कहते हैं बजट पाकिस्तान का ये हो गया वो हो गया। मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं सर खाने को नहीं है। शरीफ लोग और घरों की लड़कियां बाहर फिर रही हैं कि किसी तरीके से कोई इनकम हो जाए। दिस इज व्हाट पीपल आर टेलिंग मी। सर एक हमारी दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। रोटी का पता नहीं क्या क्या यार। आई डोंट वांट टू, यू नो इट एज वेल एज आई डू। अपनी मिजरीज का बार बार जिक्र करने का कोई मजा नहीं है। I'm not an expert on economy myself, but one of the leading economists in Pakistan, he writes as well. खुरम हुसैन, आपने सुना ही होगा उनका नाम। चलो। उनका मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उस पे ना उनसे पूछा जी कि पाकिस्तान में इस साल जो ग्रोथ रेट गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया जी कि 3.9% हमारा रहा है, जो कि खत्ते में हमने इंडिया से भी बेहतर परफॉर्म किया है और बांग्लादेश से भी। उन्होंने कहा देखो ये तो मैट्रिक्स गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दी हैं, तुम जाओ बाहर सड़क पे जाके गरीब आदमी को बताओ कि तुम्हें पता है हमने 3.9% ग्रोथ रेट रहा है हमारा इस साल, वो तुम्हें क्या बताएगा? यानी उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या चले आए। बात तो वही है ना कि जो आपकी मैसेज है, क्या उनकी लाइफ पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं। खुरम हुसैन साहब एक दफा मेरी गैरन स्टेट पे एक्सपर्ट के तौर पे आए थे बोलने। तो द होल टाइम ही सेट के द गैरिजन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई होता। पाकिस्तान में तो कभी आर्मी ने ये नहीं किया, हमने तो पता नहीं। ही वाज सेइंग कि पाकिस्तान का तो मिलिट्री का कुछ है ही नहीं रोल। हम तो ये तो आज तो बड़ी खुशी की बात है अगर इन्होंने ये कह दिया है। लेकिन जब इनको मौका मिला था, आए थे, कोई एक क्या कहते हैं क्वालिफाइड बात करते, वहां पे ये गैरिजन स्टेट कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करते रहे कि ये तो अप्लाई नहीं होता। और मैंने कहा यार पढ़े है तू, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड, व्हाट यू आर टेलिंग मी? तो ये देखें, होता ये है कि आज तो बड़ी अकल की बात उन्होंने की है, ह्यूमनिस्ट बात की है, वेरी गुड। लेकिन इनको मौका मिल जाए कि एक बुलाया आपको एक्सपर्ट के तौर पे, तो आप इस किस्म की पोजीशन ले लेते हैं। वुड यू डिनाई कि पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट? I बताओ would यार never तुम। deny this. How can I deny? Like अगर मैं मेरी सोच ही नहीं तस्लीम करती कि मैं deny कर सकूं इस चीज को। I mean, it's the way you have presented it in your book. मेरे ख्याल उससे ज्यादा clear words में नहीं शायद कोई present कर सकता। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप वो खुरम हुसैन आल्सो सीज योर प्रोग्राम। I hope, sir. Then maybe I can invite him as well हाँ sometime. प्लीज डू, प्लीज डू। Inshallah. ही इज अ Yes. गुड मैन। वैसे मैं जब थे, इज अदरवाइज अ जेंटलमैन। पता नहीं Yes. क्या उन्हें हुक्म था कि आपने जाके ये कहना है, और वो ही वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग। Right. मेरी तो ट्रेजेडी ये है कि काम मैं करता हूँ, बजाय उसके अंदर जो उसके नई एंगल्स में लाता हूँ, नई इंडिपेंडेंट उसको आगे लेके, दे पाउंस अपॉन मी एंड आई डोंट नो व्हाई। इट्स सो ट्रेजिक। It is indeed. मुझे इंडियन कहते हैं कि यू आर नीडेड बाय पाकिस्तान मोर देन एनीवन एल्स। तुमसे बात सीखें तो पाकिस्तान का हाल दुरुस्त हो जाए। और एक्चुअली जो मैं बातें करता हूँ वो पाकिस्तान के दर्द के साथ करता हूँ। Hmm. चल, लेकिन लोग उसको वही गलत एंगल से ले जाता है, क्योंकि जो हमारी आम आवाम है ना,
अब वही है, उनको एजुकेशन और तालीम से इतना दूर रखा हुआ है, कोई शऊर ही नहीं उनको दिया ना। आपने कोई पॉलिटिकल शऊर दिया उनको किसी किस्म का, कि वो अब देखिए, इस तरह सोच भी सकें, यानी वो अब तो। महात्मा गांधी सारी दुनिया मानती है, बिकॉज ऑफ हिम थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स लाइव्स वर सेव्ड इन कैलकाटा, यस। इन इन दिल्ली, और फिर कत्ल तो उनको हिंदू फनेटिक्स ने किया कि ये प्रो पाकिस्तान है और प्रो मुसलमान है। यार इतनी भी, जहाँ पे अभी भी वो लिखते हैं कि ये, वो डॉक्टर, एक लड़की ने कहीं लिखा है कि हमने सुना है डॉक्टर इसरार अहमद को कहते हुए कि वो मीठी छुरी थे। और डॉक्टर इसरार अहमद स्वाय नफरत के कभी ज्यूज के खिलाफ, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ, कभी शियों के खिलाफ, कभी पता नहीं किसके खिलाफ, ये उनकी सारी रही हैं। कई, आजकल वैसे काफी वायरल उनकी वीडियो, पुरानी 90s के क्लिप्स काफी वायरल जा रहे वो, हाँ, हैं, ज्यूज और वाले अजीब खास तौर पे। प्रेडिक्शंस की हुई हैं। हालांकि मेडिकल डॉक्टर थे, पूरी एजुकेशन एक डॉक्टर वाली है। मैं गया था, मिलने गया था, एंड मेरे उसका गला खराब था, मुझे उन्होंने एक गोली भी दी जिससे मुझे फायदा हुआ, मुलट्ठी वाली थी। अच्छा। आई लाइक्ड हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। कई बातें सच भी कर देते हैं। मसलन एक महफिल की मैंने देखा है, एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि डॉक्टर साहब, इस्लाम के अंदर निकाह में जो बीवी आती है उसके तो पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन जो लौंडिये हैं वो किस निकाह में आती हैं? तो हमारे बाकी मौलवी तो ये होता है ना, वो तो लौंडी का है ही नहीं था, कुछ स्लेवरी नहीं था। उन्होंने सच बोला। उन्होंने कहा देखो मियाँ, लौंडियों के साथ कोई निकाह नहीं होता, वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और जिसके जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो उसके साथ तुम जो करना चाहो कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि जिस ज़माने में तो ये एक अच्छा तरीका था, वरना प्रोस्टिट्यूशन होती थी, ये वो। दैट्स अ सेकंड, लेकिन सच बोल गए वहाँ पे। हम्म। तो असरार अहमद इज़ गुड फॉर स्पीकिंग ट्रूथ ऑन सर्टेन वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर्स। यानी जो बनु कुरैज़ा के यहूदियों का कत्लेआम हुआ, वो भी उन्होंने माना कि वो हुआ था। ये सारी वो बातें मान जाते हैं। लेकिन अच्छा, साथ-साथ वो फॉलोवर हैं उसके, शबीर अहमद नहीं, किसके, हुसैन अहमद मदनी का, उसका बड़ा एहतराम से ज़िक्र करते हैं, यानी देवबंद। यस। और देवबंद ने तो गांधी को सपोर्ट किया, यानी हुसैन अहमद मदनी थे विल द वेरी एंड, राइट। और इधर जिन्ना के सपोर्टर हो जाते हैं। सो डॉक्टर इसरार अहमद पॉलिटिक्स इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इस्लाम के स्कॉलर होते हुए कई बातें उनकी बड़ी मुनासिब भी हैं। सही। चलें सर, इससे काफी। अब जरा ऑफ टॉपिक आते हैं जरा थोड़ा सा। क्योंकि आपको फिल्म्स का काफी शौक रहा है, आप अक्सर, आपका मैं फेसबुक पे देख लूँ, आप शेयर करते रहते हैं। आपने जी तो जी, मेरे ख्याल राज कपूर साहब ने आपको एक दफा लेटर भी लिखा लेट था। भी लिखा था। आपकी मुलाकात दिलीप कुमार साहब से भी हो चुकी है, जी तो जी। ये कुछ तो आप उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता था कि आपके टाइम पे, और अब आप देखते हैं कि क्या आर्ट और कल्चर की डीजनरेशन हुई है पाकिस्तान में? हमने क्या दबाया बहुत मौसीकी। पाकिस्तान में तो ज़्यादा दौर के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री तबाही हो गई है ना। वो क्या कहते हैं यार, वैशी गुज्जर और वो क्या कहते हैं, उसको गंडासे ओला उठा के जट सारी और फिल्में। ये और वो, इस किस्म की फ़िल्में बननी शुरू हो गई। लाउड, वेरी लाउड फ़िल्म्स। कल्चर ख़त्म हो गया, नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गुंडागर्दी, पलवानी, इस हमने किस्म उसी की। तक महदूद कर दिया अपना पंजाबी कल्चर को, हाँ, वही वो बदमाश। हाँ। बदमाश कल्चर तक बना दिया। जिसको कुछ लोगों ने लिखा है कि नहीं जी, वो तो डिफाइंग एट द स्टेट। मैंने कहा यार हद हो गई तुम्हारी। बजाय वल्गराइजेशन कहने के पंजाबी कल्चर के, तुम वहां से डिफाइंस ढूंढ रहे हो। एनी हाउ, पाकिस्तान में इस किस्म की सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत ज्यादा है। हम्म। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जबरदस्त फिल्में बनती रही आफ्टर पार्टीशन। मैं समझता हूँ पार्टीशन पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अभी तक इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनी जितनी करतार सिंह बनी पाकिस्तान में। लेकिन डू यू नो, करतार सिंह का प्रिंट ही नहीं रहा पाकिस्तान में। अच्छा। वो है ही नहीं, कहीं प्रिंट ही नहीं मिलता। आई हैव सीन दैट फिल्म। वो इतनी बड़ी फिल्म है पार्टीशन पे कि विथ ऑल द बिलियंस एंड मिलियंस एट द डिस्पोजल ऑफ बॉलीवुड, गर्म हवा बड़ी उनकी फिल्म है, नो डाउट, और भी कई बनी है, लेकिन
हाँ, वो जो थी एक बाद में बनी है जिसके अंदर वो क्या थी, द साइलेंट वॉटर या क्या नाम है उसका, मुझे आइडिया नहीं। वो एक सिंधी हमारी हैं लेडी, क्या नाम है यार, उन्होंने बनाई थी जिसके अंदर अनुपम खेर की जो बीवी है, शी प्लेड द रोल, किरण खेर। किरण खेर। अच्छा। यार वो बड़ी जबरदस्त फिल्म है, उसका नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, बट वो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी फिल्म है। लेकिन करतार सिंह ये करतार सिंह किनकी, किन्होंने लिखी, किन्होंने बनाई, ये पता लिखी थी चला? यार, करतार सिंह लिखी थी अपना सैफुद्दीन सैफ ने, अच्छा। और बहुत अच्छे शायर भी थे। वो जो है ना, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, ये उनका है, अच्छा जी। सैफुद्दीन सैफ का। हाँ, पीछे से ये सियालकोट अमृतसर से आए हुए लोग थे, वहां से बड़े लोग आए हैं इंटेलेक्चुअल, अक्सर कश्मीरी ओरिजिन ये हाँ लोग जी, आए। ये बड़ा जरखेज जमीन है वैसे। अमृतसर से लाहौर आए और यहाँ पे इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मंटो का भी खानदान वहां से निकलता है, और ये अक्सर कश्मीरी ओरिजिन के लोग हैं, सही। सैफुद्दीन सैफ इंक्लूडेड। तो राइट। ये जो करतार सिंह की स्टोरी वो लिख गए हैं, इसका जवाब ही नहीं है। कभी कोशिश करके देखना, शायद कोई बुरा प्रिंट तुम्हें मिल मैं जाए। ढूंढूंगा, मैं हाँ यकीनन ढूंढूंगा, और अगर मिला तो आपके साथ भी शेयर करूंगा जरूर। हाँ, हाँ। हम कोशिश भी कर रहे हैं कहीं वो रिस्टोर हो सके, लेकिन हाँ। तो बात यह है कि नेहरूवियन दौर में देखिए, कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट में जब फिल्में बनी ना, शाहजहां बनी और पुकार बनी, ये बिफोर द पार्टीशन बनी है। उसमें एक कॉम्पोजिट कल्चर का था कि मुगल एम्परर्स की रूलर तो थे, मगर वो इंसाफ, यानी पुकार के अंदर जहांगीर हम्म। का इंसाफ है। तो इस एंगल से, यानी कि मुसलमान हिंदू सारे, ये उनका सोच थी ना कांग्रेस की। पाकिस्तान गया बन, तो वो सोच तो फिर खत्म हो गई ना वहां पे। उसके बाद अनारकली हमारे यहाँ भी बनी, वहां पे भी बनी। हम्म। और एक दो थीम्स तो बनती रही ना बार बार। हीर रांझा उधर भी बनी, हमारी भी बनी, और खूब बनी। हमारी मैं समझता हूँ बेहतर है वैसे, जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर और परवेज मसूद ने बनाई है, नो सही। डाउट। उधर भी बनी है, और उसमें चेतन आनंद थे, देवानंद के भाई। अच्छा। और बाकी लोगों ने भी, इंटेलेक्चुअल्स, वो भी लाहौर से गए वो हुए भी लोग लाहौर थे। से गए, हाँ जीसीयू से ही मेरे ख्याल, वो तो हाँ 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 देवानंद वाज इन हाँ, जीसीयू। ये सारों ने बनाई, जी। वो भी खूब है। और कई दफा वहां पे बनी। तो जी। जो एक है ना शेड कल्चर, उस पे फिल्में बनती रही। अनारकली ये लिखी थी उन्होंने सैयद इम्तियाज अली ताज ने। ये भी दोनों तरफ बनी, ये भी एक प्यार है हम्म। जहांगीर का, वो फिल्में कई। हाँ जी, यहाँ हमारी तरफ भी बनी, अच्छी बनी। फिर और उस पे भी बनी, ससी पुन्नू पे बनी है। हाँ जी। और सोहनी माहीवाल इंडिया में भी बनी, हमारे हम्म। यहाँ भी बनी। तो ये फिल्में तो शेड कल्चर तो बनता रहा। हम्म। लेकिन हीर हैज डोमिनेटेड, क्योंकि वारिस शाह का कलाम, और वो हाँ कलाम जी। बहुत पावरफुल है। एक इल्म भी तो होता है ना जिसकी बुनियाद पे चीजें बनती हैं, और वो बेसिक छा जी। जाता है। वो बहुत बड़ा कलाम है। हाँ जी। ऐसे ही है। लेकिन वहां पे भी फिर देखें, जो फिल्में इंडिया के अंदर जब तक नेहरू का दौर रहा है, उसमें सोशल मैसेज हमेशा होता था, गुर्बत के खिलाफ, कास्ट के खिलाफ, और यू नो औरतों की, यानी बेवा की शादी नहीं हो सकती, उस थीम पे फिल्में बनी। यतीम बच्चे जो पार्टीशन में या राइट्स में मारे गए, उनको अपना लिया। हम्म। उनका फूल, बी आर चोपड़ा की, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के थे। तो सही। बड़ी रोशन ख्याली के थीम वहां बनते रहे। पाकिस्तान में अलबत्ता इस किस्म के थीम्स में नहीं बनी, रोमांस पे बनी, बड़ी सुथरी बनी, और अच्छी फिल्में बनी, अच्छा म्यूजिक भी आया। और ये सब कुछ चलता रहा अनटिल द 1977 एंटी भुट्टो जो मूवमेंट की, इन्होंने जाके सिनेमे जला दिए। और उसके बाद जियाउल हक साहब आ गए, जो रात को हर शाम को बैठ के तो हेमना मालिनी की फिल्म देखे बगैर सोते नहीं थे, और शत्रुघ्न सिन्हा को घर बुला के उनको बेटा बनाया हुआ था। बिल्कुल।
लेकिन इंडिया पे सारी फिल्में बैन का बैन। तो पहले से था, उसमें आर्मी ने भी वो गंदा रोल ही प्ले किया है, और एज अ होल इवन बिफोर जियाउल हक। लेकिन हमारी जो है ना हिपोक्रेसी, मुनाफकत बड़ी है। राजेंद्र कुमार आए और उनको नवाज शरीफ met and said, मैं आपकी फिल्म देखे बगैर सोता नहीं हूँ। जियाउल हक ने कहा कि मैं, यू आर माय फेवरेट एक्टर, ही सेड ऑल दैट। हाँ, तो ये भी इनके रूप हैं, और मुझे यकीन है ये सारे प्राइवेटली बड़े नफीस लोग हो सकते हैं। बाज़ौक। म्यूजिक सुना है, जियाउल हक कुड इवन सिंग, इवन नवाज शरीफ कैन सिंग वेरी वेल। यस, यस। तो नफासत तो हर इंसान में हो सकती है ना। मैं तो कहता हूँ जो किरत करते हैं हमारे कारी, वो भी म्यूजिकल होते हैं, दे आर आई ग्रेट। टोटली एग्री, बिल्कुल तो जी। आप कुरान शरीफ की अगर सुने तो वो मेस्मराइज आप हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द द मेलोडी। मेलोडी ऑफ इट। लेकिन अब अगर आप आइडियोलॉजी बना लें कि ये सब चीजें हराम हैं, ये बुरी हैं, प्यार भी नहीं होना चाहिए, और हर एक पे आप आंख आंख रखते हो, हाँ जी, हम्म। वो क्या कहते हैं, नैन मटक्का लगाते हो हकीकत के अंदर, लेकिन वैसे ना मानते हो, तो फिर यही होगा कि आप अपनी स्पॉन्टेनिटी को किल करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। एनिमल्स की क्रिएटिविटी का तो हमें कोई पता नहीं ना, लेकिन इंसान के अंदर तो क्रिएटिविटी है। वो पोइट्री लिखता है, वो हाँ। इक्वेशंस बनाता है, वो मैथ्स के फॉर्मूले बनाता है, वो साइंस में एडवांस हो जाता है, वो लिटरेचर लिखता है। ये ऑल एक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी है ना। एंड दिस इज व्हाट कीप्स योर माइंड गोइंग, यानी Beyond जहन going. और रूह की गज़ा तो हमने यही है। वहां पे ही रोक दिया कि जी बस रेवलेशन इज द ओनली क्रिएशन, हम्म। बाकी सब क्रिएशन जो है वो गलत है। तो वहां पे एंटी इंटेलेक्चुअल आप ले आए सारा कुछ। हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है यार। हालांकि आप अगर इस्लाम को आज़ाद कर दें, जिस तरह के ये एक फेथ है, उसमें क्वाली भी होती है, ये भी हम्म। होता है, तो आप अपनी जिनको एडमायर करते हैं उनके साथ प्यार अपना कायम रखें। आप साथ साथ नफरत को कनेक्ट क्यों कर देते हैं किसी के साथ? हम्म। यही है। ये जो इन्होंने किया हुआ है ना, ये सेल्फ डिफीटिंग है। जैसे आप बता रहे हैं, आपका ये कहाँ लेके जाएंगे? वन डे पाकिस्तान विल कोलैप्स इन सम वे, ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाएगी, क्या सोशल रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगा? आई होप। फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन ऑल द प्री कंडीशंस फॉर अ रेवोल्यूशन आर देयर सिंस अ लॉन्ग 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 टाइम। वही तो सर एग्जिस्ट, यानी कंडीशन लेकिन यही है, हुआ सिचुएशन तो ये है ना, ऐसी है तब हमारा से। लेफ्ट जाली किस्म की मार्क्सिज्म की बुनियाद पे क्लास स्ट्रगल की बातें यहाँ करता रहा है। सर सैयद को भी कि वो पॉजिटिवली, और हम्म। जिन्ना साहब को कि वो सेकुलर थे। यार ये इन्फेंटाइलिज्म है, झूठ की बुनियाद झूठ के। पे आप बात कर रहे एग्जैक्टली। हैं। हाँ 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 हाँ। जिन्ना साहब, आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए वो मुल्क बना के गए, ये बड़ा उनका कमाल है। आई डोंट थिंक दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन जो वो चाहते थे उन्होंने करके तो दिखा दिया ना। और अगर जो करके दिखा दिया वही आपका मुल्क है, तो उसको मुनासिब तरीके से चलाओ। आपको लगता है प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब वो मुल्क तो बना गए, लेकिन ये नहीं बता के गए कि मुल्क किस बेस, यानी कि आइडियोलॉजी क्या है मुल्क की, और जो हमने जब खुद से आइडियोलॉजीज बनानी शुरू कर दी वहां पे काम खराब हो गया। वो इसीलिए ना कि जिन्ना साहब की हर किस्म की तकरीर है ना, वही तो कंफ्यूजन बहुत है। वो क्योंकि उनके जहन में कंफ्यूजन कोई नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा। ही हैड नो विजन अबाउट पाकिस्तान, लेट मी पुट इट हियर। हम्म। People don't understand the fine point. यस, यस। He had no confusion about a vision because he had no vision about Pakistan. He was completely clear that he wanted India divided to create Pakistan. हम्म। वहां पे कोई confusion नहीं थी। हम्म। इसीलिए Aisha Jalal is suppressing the truth because all the statements are very clear. We want partition because Hindus and Muslims are two nations and we can't live together. बाकी मुसलमानों को उस प्रोजेक्ट के लाने के लिए उन्होंने जो जो प्रॉमिस किया, वो मैं बार बार कहता हूँ, पीर सब नु पुत्र देंदा है पंजाबी में। तो मौलवियों को कुछ कह दिया, तुम्हारे ऐसे प्रोग्रेसिव लड़के आओ क्या, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हम डेमोक्रेसी बनाएंगे, डेमोक्रेसी तुम्हारे खून में है। हम्म। तो हर एक के पास
एक ऐसी स्टेटमेंट है जिन्ना साहब की जिसको वो सच मानते हैं और उसकी बुनियाद पे वो पॉलिटिक्स करते हैं। और आपने मेंशन भी किया अपनी किताबों में, तो सब पीर कुछ मैंने पीर ऑफ किताब में मानकी शरीफ वाला जो हाँ, लेटर है। और जिन्ना वाली किताब में तो पूरी डिटेल्स दे दी हैं। और सैयद अ, वकार अली काका खेल जिन्होंने ये सारी रिसर्च की थी, उनकी ईमेल जो मेरे साथ एक्सचेंज हुई है, उनसे इजाजत ली कि क्या हम्म। मैं अपनी किताब में ले सक, क्योंकि आई नेवर क्रॉस द वो एथिकल, वो ऐसे नहीं मैं करता। तो वो सारी उनकी उनकी रिसर्च जो उस पे है डिटेल्ड, वो मैंने पूरी दे दी है। लेकिन अभी भी ये नहीं मानते, मानना नहीं चाहते, बिकॉज ये थिंक कि ये अभी भी इनकलाब कर लेंगे बाय इन्वोकिंग जिना। हालांकि जिना को मैंने कोट किया है 19 मार्च 1944, यू कॉम्युनिस्ट डू यू थिंक वी आर फूल्स, परहैप्स वी हैव, पता नहीं, गिवन यू सम रीजन, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, we don't want any ism, we have we have our own Islam and it's a complete way of life। and ये उनकी स्टेटमेंट है। वो दुदकार रहे हैं कम्युनिस्टों को। हुआ जब था ना कि कम्युनिस्टों हम्म। को हुक्म हुआ था कि मुस्लिम लीग में आ जाओ, तो ये वहां पे थोड़े क्लास नारे लगाते थे, लेकिन इनके नारों को किसी ने सुना नहीं सुना। नारे वहां पे जो लगे जिससे लोग जो जोबन में आए, वो तो ये थे, पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान जैसे लिया था हिंदुस्तान, यानी थ्रू द सोर्ड। इस किस्म के नारों पे उन्होंने, खिजर कुत्ता हाय खिजर, हाय हाय खिजर कुत्ता मानल सुता, अपनी मानल सुता, और बेतहाशा बेहुदा तालीम वाली नारे। नारे और ली है। मैं तो इन वहां पे ये सबको भी नारा वायलेंस के वहां जुमरे पे में लूंगा। अब्दुल्ला मलिक और रऊफ मलिक और ये बाकी अगर लगाते फिरते थे कि इस्लामिक सोशलिज्म, तो किसने क्या सुना होगा? उन्होंने तो यही सुना होगा लैंडलॉर्ड्स ने, जो कि सब हिंदुओं के अंडर डेट थे लैंडलॉर्ड्स। और ठीक है, क्लास नारा तो लग रहा है, लेकिन साढ़े हक च लग रहा है। हाँ जी। यानी कि हिंदू मनी लैंडर्स के दबे कौन हुए थे? लैंडलॉर्ड्स दबे हुए थे ना। ठीक है, उसमें थोड़ी सी पेजेंट्री भी होगी, लेकिन लैंडलॉर्ड्स ने, जिन्होंने वो अपना हीरा मंडी भी जाना है और महफिल भी लगानी है, उन्होंने बहुत बहुत उधार लिया हुआ था। हम्म। तो उनकी वो क्लास स्ट्रगल तो हो गई कि जो मनी लैंडर है वो भाग गया। लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल? वो कोई रेवोल्यूशन वाले थोड़ी, तो ये तो बल्कि रिटर्निंग द लैंडलॉर्ड ऑल द पावर दे हैव सिंस देन एक्सरसाइज्ड यार। ये सारी बातें अगर इनको समझ नहीं आती, तो ये उनका प्रॉब्लम है। फॉर मी दिस इज ऑल वेरी क्लियर। नारा क्लास का लगाने का मतलब ये नहीं है आप सोशलिज्म को सर्व कर रहे हैं। हम्म। आफ्टर ऑल हिटलर भी तो फैशिज्म के नारे क्लास के लेके आया था ना, कि सारी जर्मन नेशन को ये यहूदियों ने और इन्होंने किया हुआ है, तो हम एक ऐसी बनाएंगे कि जर्मन सोसाइटी में हर जर्मन जो ये होगा सारी दुनिया को रूल करेगा। तो क्लास नारा तो फैशिज्म का भी होता है। क्लास का नारा डजंट लीड टू सोशलिज्म, ये बकवास है इनकी। हम्म। लेकिन ये सारे अनपढ़ भी साथ साथ हैं। इनकी कंपैरेटिव स्टडी, इनकी डीप स्टडी, इनकी क्रिटिकल स्टडी बहुत लिमिटेड है। क्लास का स्लोगन क्या, यूरोप के अंदर ये बार बार ये जो राइट विंग, तुम तो रहते हो ना लंदन में, यहाँ पे एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, एंटी एशियन, वटेवर, कितनी पुरानी मूवमेंट है। हाँ जी। वो एनोख पावल तक चलती है, तब से चलती है। ठीक है, सारे ये लेन पेन जो है अपना फ्रांस में, हमारे यहाँ स्वीडन के अंदर 20% अब एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम पार्टीज हैं। तो ये क्या कह रही हैं कि मुसलमान अगर चले जाएंगे तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को हम्म। नौकरियां मिल जाएंगी। तो ये क्लास स्ट्रगल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी तो यही नारा लेकर आया था हाँ, यूएस में सो 5 साल बाद। क्लास स्ट्रगल कैन बी इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट कैन बी द नेम ऑफ रेस। ओप्रेस तो लोग होते हैं ना। अगर 15 मिलियन वाकई मुसलमान यहाँ से चले जाएं और बाकी एशियन, तो सब वाइट्स को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो सकती है। तो ये क्लास स्ट्रगल, ये वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते? इनको इतना नहीं पता कि क्लास का नाम लेके
डजंट लीड टू सोशलिज्म। हम्म। यार आई होप तुम्हारी ये सारा जो हो रहा है ना, ये कभी से किसी ये सब सुने। इंशाल्लाह सर। हाँ। आई रियली होप आप दुआ करें सब हाँ, सुने, क्योंकि फिल्मों का, मकसद ही ये है। अच्छा फिल्मों में ये है कि मेरी किताब आ रही है, आई एम अच्छा। वर्किंग अभी, आने से पहले आई वाज वर्किंग ऑन इट, आई एम फिनिशिंग इट इन अ डे और टू, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा सही। और मैंने वो लिखा है द पंजाबी कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। अच्छा तो वो पूरी किताब कोई 150-200 सफ़े की बन रही है। ये सही। इंडिया से छपेगी सही। और उसके बाद ये सारी दुनिया की मैं मार्केट दे दी है। आज ही उन्होंने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया है। चले वेरी गुड। तो सर लुकिंग जब फॉरवर्ड टू किताब इट छप देन। जाएगी ना, वी विल हैव अ पॉडकास्ट ऑन इट एज़ वेल, ठीक है? इंशाल्लाह द मोमेंट आई फिनिश दैट बुक, मैं आपके साथ इंशाल्लाह आई विल सेट अप अ पॉडकास्ट एंड देन वी कैन डिस्कस दैट। ठीक है। जरूर। आज थैंक यू आप सर। खत्म करें, हाँ, आज खत्म करते हैं। आज खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत माय अच्छा लगा प्लेज़र, आपसे बात माय करके। प्लेज़र। और सब कुछ लगा देना आप, हैं जी, सब कुछ बिल्कुल लगा। बिल्कुल अनफिल्टर्ड लगेगा ये, बिल्कुल। मैं कोई एडिटिंग तो मुझे वैसे ही नहीं आती करनी, तो मैं अच्छी आई बात, जस्ट पुट इट एज इट इज। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर सर आपसे जरूर बात होती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच टेक सर। केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफ़िज़।